सूरज की पहली किरणें जब गांव के टिन की छतों पर झिलमिलाकर गिरती थी, तब गरीब कुमार अपने छोटे से मिट्टी के घर की दरवाजे पर बैठा चाय की प्याली थामे दुनिया के बड़े बड़े सवालों पर सोचता रहता था। उसका असली नाम कुमार था, पर गांव वाले उसे प्यार से गरीब कुमार कहकर बुलाते, न किसी मजाक में, बल्कि इसलिए कि उसके पास धन नहीं था, पर दिल में दुनिया भर की दया भरी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक तरह की अथाह सी जिज्ञासा रहती, जैसे हर चीज की एक कहानी हो और वो उन कहानियों का हाथ थाम कर चलना चाहता हो। एक दिन बाजार से लौटते हुए कुमार को रास्ते में एक पुरानी सूखी नदी के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ा। उसने झुककर देखा तो वो एक छोटा सा मस्सों के खरोंच और मिट्टी से ढका हुआ दीपक निकला, बिल्कुल किसी पुरानी दास्तान से निकला जैसा। दीपक पर उभरे हुए नक्काशी के बीच कुछ अक्षर ऐसे थे जिन्हें कुमार पढ़ नहीं पाया, पर दीपक की चमक में कुछ ऐसा था कि उसके भीतर एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी। उसने दीपक अपने झोले में रख लिया और घर आकर उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने कपड़े से उसे पोंछा, दीपक से एक हल्की धुंध निकली और एक भारी आवाज बोली, मालिक, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारा ऐश्वर्यशाली बंदी रहा हूं। अपनी एक ख्वाहिश कहो। कुमार तो हैरान परेशान होकर बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये तो किस्मत की चीज थी। परत दर परत जांचने पर वो समझ गया कि ये कोई सपने जैसा नहीं। दीपक के अंदर एक जिन्न था जो हाथ पैर घुमाकर बैठे था और सीधे उसकी ओर देख रहा था, जैसे कोई पुराने दोस्त को पाकर खुश हो। किंतु कुमार किसी तरह की बड़ी सी समृद्धि नहीं मांगना चाहता था। उसने सोचा, मैं अमीर बन जाऊं तो क्या, फिर मेरे गांव के बच्चे भूखे नहीं होंगे। पर क्या सिर्फ धन ही सब कुछ है? उसने धीरे धीरे कहा, मेरी एक ही मांग है, मुझे इतना बूझ दे कि मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं, और अगर हो सके तो मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा कर सकूं। जिन्न मुस्करा और बोला, तुमने गलत नहीं मांगा, पर याद रखना, हर वरदान की कीमत होती है। मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर दूंगा जिससे तुम्हारा नाम इतराएगा, पर उस अवसर का इस्तेमाल बुद्धि और नियत से करना होगा। फिर जिन्न ने दीपक में लौटने से पहले कहा, कुमार, कल से तुम्हारे पास एक ऐसा खत आएगा शहर के दरबार से। ये खत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अगले दिन सचमुच एक सेठ आया जो अकबर के दरबार से आया हुआ प्रतीत होता था। उसके हाथ में एक मुहर लगी हुई मुहरबंद टेबल पर रखी एक चिट्ठी थी। उसने गांव वालों को खबर दी कि सम्राट अकबर अपने राज्य में किसी भी असाधारण व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा आदमी जो बुद्धि, दिल और समझदारी से लोगों की मुश्किलें हल कर सके। गांव के मुखिया ने सर्वसम्मति से कुमार का नाम सुझाया। आखिरकार कुमार का चुन लिया गया। कुमार अपने एक से एक पुराने कमरपट्टे और सादा कपड़ों में, जिसने कभी सोचा भी न होगा कि वो कभी राजधानी के लाल पीले रेशमी पर्दों के बीच पहुंचेगा, नगर की उस सड़क पर खड़ा था जहां से महल की उच्च उच्च दीवारें दिखती थी। दरबार के सामने पहुंचते ही उसने अद्भुत चीजें देखी। लाखों लोग, रंग बिरंगे झंडे और हर तरफ शाही शान। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि महल के आंगन के बीच में बैठा हुआ एक व्यक्ति था, वही जो सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक भर देता था, बीरबल। उसकी चाल में सहजता थी, उसकी आंखों में गुदगुदाता हुआ हास्य और बुद्धिमत्ता दोनों। लोग बीरबल की हर बात पर हंसते और सोचते थे। अकबर ने मुस्कुराकर कुमार का हाल जाना। कुमार, अकबर ने पूछा, तुम गांव से आए हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी बुद्धि है जो मेरे दरबार को लाभ पहुंचा सकती हो? कुमार ने विनम्रता से कहा, मेरे पास बस एक छोटे से दीपक की कहानी है और सच्ची नियत। अकबर और बीरबल दोनों ने आपस में देखा और बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, हम क्या खो सकते हैं, चलो सुनते हैं। महल के दरबार में जैसे ही कुमार ने अपनी कहानी बतानी शुरू की, दीपक, जिन्न और गांव की दयनीय हालत
लोग चुपचाप सुनते गए। कुछ लोगों ने हंसी में टोक दिया, पर बीरबल की आंखों में एक अलग चमक थी। वो समझ गया था कि ये कहानी केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि चौखट खुलने की भी थी। अकबर ने अपनी विशेष चौकसी दिखाई और पूछा, कुमार, अगर तुम्हारे पास सचमुच कोई खास शक्ति है तो बताओ, क्या तुम उसका उपयोग केवल अपने लिए करोगे या किसी बड़े काम के लिए भी करोगे? कुमार ने बिना झिझके कहा, जहां जरूरत होगी वहां, पर मैं कभी भी अन्याय के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत तेजी से दरबार में चर्चा फैली। कुछ लोग चाहते थे कि कुमार को महल में रखा जाए, कुछ चाह रहे थे कि उसे दरबार का हास्य कर देने वाला बना दिया जाए। पर बीरबल कुछ अलग सोच रहा था। उसने कहा, हमें किसी संवेदनशील परीक्षा से गुजरना चाहिए, केवल कहा जाना पर्याप्त नहीं। आइए हम एक खेल खेलते हैं, बुद्धि का खेल। अगर कुमार सफल होता है तो हम उसे एक मौका देंगे। उस खेल की शर्तें अनोखी थी। बीरबल ने एक धातु का छोटा थैला निकला जिसमें 3 चीजें रखी थी, एक चमकीला सिक्का, एक नुकीली चाबी और एक छोटा सा पेपर टुकड़ा जिस पर एक पहेली लिखी थी। बीरबल ने कहा, इन तीनों में से कोई एक चीज चुनो और बताओ कैसे तुम उसे अपने गांव की भलाई में बदल दोगे। पर जो भी तुम्हारा उत्तर होगा उसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि असल में करके भी देखना होगा। कुमार ने दिल में दीपक की याद की और बिना बहुत सोचे उस छोटे पेपर टुकड़े को उठा लिया। उस पर लिखा था, जिस दिन सच उबलेगा झूठ के पत्ते गिरेंगे। कुमार ने पेपर पढ़ा और बोला, मैं इसे एक संकेत मानकर अपने गांव में जाऊंगा। मैं लोगों को सच बताने की कला सिखाऊंगा, झूठ और धोखे से कैसे बचना है। दरबार में कुछ लोगों ने ठहाका लगाया, पर बीरबल की आंखों में वही चतुराई थी। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर तुम्हारे प्रयास से गांव में वास्तविक सुधार होता है तो तुम्हें आगरा के निकट प्रसन्नता का सम्मान मिलेगा। कुमार गांव लौटा और जिन्न से सब कुछ बताया। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। मैं केवल एक मार्ग दिखाऊंगा, काम तो तुम्हें करना होगा। कुमार ने गांव में एक सभा बुलाई और लोगों से कहा, हमें मिलकर योजनाएं बनानी होंगी। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के लिए संकल्प करना होगा। पर गांव वाले अनजाने में उदास थे। वर्षों से वे खुद को अदालतों और अधिकारियों से ठगा हुआ पाते रहे थे। कुमार के शब्दों पर किसी का विश्वास करना आसान नहीं था। तभी दीपक से निकला हुआ जिन्न छोटी छोटी बातों में मदद करता। एक कुआं खोजवाने में, बीजों की रक्षा करने में, घरों की मरम्मत में। धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन दिखने लगा। पर असली परीक्षा तब आई जब एक निर्दयी जमींदार ने गांव के पास का एक बड़ा जमीन का टुकड़ा जब्त करने की कोशिश की। उसने झूठे दस्तावेज और आपराधिक दबाव का प्रयोग किया। गांव में उथल पुथल मच गई। कुमार ने जिन्न से मदद मांगी, पर जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, पर तुम्हें सत्य की ताकत से ही लड़ना होगा। कुमार ने बीरबल के खेल की पुकार याद की, सच उबलेगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर सबूत जुटाए, गवाहों को प्रमाणित किया और शहर की अदालत में जाकर अपना मामला रखा। रास्ते भर वो थका और कई बार हार का सामना करने के बाद भी हार नहीं माना। अंततः उसकी जिद और ईमानदारी ने रंग दिखाया। अदालत ने जमींदार के झूठ का पर्दाफाश किया और गांव की जमीन पर गांव वालों का अधिकार कायम रखा गया। गांव वालों ने देखा कि सत्य और दृढ़ निश्चय के साथ विरोध किया जाए तो जीत मिलती है। कुमार की ईमानदारी की तारीफ दूर दूर तक फैली। सम्राट अकबर ने इस खबर को सुना और वो स्वयं गांव आया। दोनों हाथ जोड़कर उसने कुमार का अभिवादन किया। अकबर ने कहा, कुमार, तुम्हारे साहस और सत्य की मिसाल ने मुझे प्रभावित किया। अब मैं चाहूंगा कि तुम हमारे दरबार में आकर हमें भी यही सिखाओ, सच्चाई और सेवा का महत्व। पर कुमार न केवल सम्मान और पद चाह रहा था, वो चाहता था कि जिन्न का वरदान गांव के लिए हमेशा काम आए।
उसने विनती की कि जिन्न को गांव की सेवा में रखा जाए, पर जिन्न ने अचानक कहा, नहीं, मैं आज आजाद रहना चाहता हूं। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था और तुमने दिखा दिया कि असली चमत्कार इंसान के हृदय में होता है, न कि केवल वरदानों में। बीच में बीरबल ने मुस्कुरा कर देखा और बोला, दीपक से निकली शक्ति ने तुम्हें बड़ा बनाया है, पर असली परिवर्तन तुम्हारी मेहनत और बुद्धि ने लाया है। अकबर ने यह सब बड़े सम्मान से सुना और कुमार को दरबार में एक सम्मानित स्थान दिया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अकबर ने प्रदेश भर में आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चाई और सेवा में निष्ठा दिखाएगा, उसे पहचान और सहारा दिया जाएगा। समय बीतता गया। गरीब कुमार अब गांव का ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों का भी संरक्षक बन गया। उसने स्कूल खोला, नदियों की सफाई करवाई, चिकित्सा शिविर चलवाए और लोगों को छोटे छोटे व्यवसाय सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया। जिन्न भी कभी कभी उसकी मदद के लिए आता, पर वो बराबर दिखाता कि असली मेहनत और संयम ही जीवन बदलते हैं। लोग अब कहते कि कुमार ने सिर्फ धन नहीं कमाया, उसने संस्कृति बदली, विश्वास बदला और लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी। एक दिन एक नई चुनौती आई। एक पड़ोसी राज्य के एक ज्ञानी और चालाक मंत्री ने दरबार में यह विचार रखा कि क्या अकबर का दरबार अब केवल युद्ध और कर संग्रह के लिए है, या उसे न्याय और सच्चाई के लिए भी जाना चाहिए। मंत्री ने सुझाव दिया कि बीरबल की तरह और बुद्धिमान लोगों को दरबार में रखा जाए, ताकि वे न्याय और राजनीति के बीच संतुलन बनाएं। अकबर ने विचार कर कहा, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हृदय से नेक हों और बुद्धि से तेज। बीच में बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, कुमार ने हमें सबक दिया है, बुद्धि और करुणा मिलकर जो कर सकती है वो बड़ी अपरंपरागत है। तभी अकबर ने आदेश दिया कि कुमार को महल का आधिकारिक सलाहकार बनाया जाए। पर कुमार ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा स्थान वही है जहां मेरे लोग हैं। मैं यहां से सलाह दे सकता हूं, पर मेरा घर गांव है। कई लोग हैरान हुए, पर बीरबल ने दिल से कुमार का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी बुद्धि दूर तक जाएगी। दोस्त, तुमने दिखा दिया कि महानता केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं आती, वो भी गांव के खेत में मिलती है। अकबर ने बड़े सम्मान से कुमार को एक बार फिर बुलाया और उसे राज्य के कृषि सुधारों और लोक कल्याण के लिए सलाहकार नियुक्त किया, पर उसके आवास का स्थान गांव ही रहेगा। ये शर्त भी कुमार ने रखी। समय के साथ साथ कुमार की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। लोग अब कहते कि गरीब कुमार की जादुई दीपक ने नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लोगों से प्रेम ने चमत्कार किया। जहां कभी गरीबी और सन्नाटा था, वहां अब उत्सव और उम्मीद आसपास घूमती थी। अनेक बार बीरबल ने दरबार में कुमार की बुद्धिमत्ता का उदाहरण दिया और अकबर ने उसे पुरस्कारों से नवाजा। पर सबसे बड़ी पुरस्कार थी वो मुस्कान जो गांव के प्रत्येक चेहरे पर छा गई थी। एक शाम जब सूर्य धीरे धीरे छुप रहा था और गांव के बच्चे दिया जलाकर खेल रहे थे, कुमार अपने पुराने मिट्टी के घर के छोटे से आंगन में बैठे उन बच्चों को देख रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे उस पुराने दीपक की ओर गया जो एक अलमारी के कोने में रखा था। अब वो केवल एक याद थी। कुमार ने दीपक को उठाया और उसे बच्चों के सामने रखा। बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, नया वाला क्या है दादा? कुमार ने धीमी शांत आवाज में कहा, यह दीपक कभी मैंने पाया था। उसने मुझे एक मौका दिया। पर लोगों, याद रखना, चमत्कार तभी अर्थ रखते हैं जब हम उन्हें अपने अंदर जगा लें। दीपक तुम्हें वरदान नहीं देगा, तुम्हें तुम खुद बदलना होगा। बच्चे खुश होकर बोले, तो क्या हमें सच्चाई और मेहनत से ही जीतना होगा? कुमार ने सिर हिलाया और केवल इतना कहा, हां। बीरबल का वही कथन दरबार में खिल उठा, बुद्धि और करुणा का मेल ही असली राजधर्म है। अकबर ने भी वही सुना और मुस्कराया। जिन्न, जो शायद कहीं दूर किसी नीले आकाश में उड़ रहा था, उसने भी समझ लिया कि अपने अधिकार में रहते हुए सच्चा उद्देश्य यही है,
दूसरों की भलाई। दीपक की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ी, पर उसका असर अनंत काल तक कायम रहा, क्योंकि उसने एक इंसान के भीतर ऐसी लौ जलाई जो कभी बुझी नहीं। किसी ने कहा कि महानता को न तो चांदी से तराशा जा सकता है और न ही सोने से टपका कर दिया जा सकता है। वो तो उन छोटे छोटे कर्मों से बनती है जो एक इंसान अपने आसपास के लोगों के लिए करता है। गरीब कुमार ने यही सिद्ध कर दिया। एक साधारण मनुष्य की दृढ़ नियत और करुणा ने जितना जादू किया, वो किसी भी चमत्कारी दीपक से कहीं अधिक था। और यही सच था जो अकबर के राज्य में आने वाली पीढ़ियों को याद रहा कि सच्चाई और सेवा से बढ़कर कोई वरदान नहीं होता। और इस तरह गरीब कुमार की कहानी ने महल की ऊंची ऊंची दीवारों से निकलकर खेतों और गलियों तक अपनी गूंज फैलाई। एक गूंज जो कहती थी, हर दिल में दीपक है, बस उसे जगाने के लिए किसी नेक कर्म की चिंगारी चाहिए। अकबर के दरबार में उस सुबह कुछ अलग ही हलचल थी। हवा में किसी बड़ी घटना की गूंज थी, या यूं कहिए कि लोगों के मन में किसी नए किस्से की उम्मीद झूम रही थी। बादल अंधेरे थे, पर सूरज की किरणें महल की लाल पीली गुंबदों पर ऐसे टपक रही थी मानो संसार की हर कहानी वहां जाकर रुकी हो। बीरबल ने अपनी हमेशा सी मुस्कान के साथ दरबार में आते ही अकबर की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, हास्य एवं हेरफेर की दुनिया फिर से रंग लाएगी महाराज। अकबर का उत्सुक चेहरा उस समय और भी चिंतित दिखा, क्योंकि सामने कुछ ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो साधारण नहीं लग रहा था। वो आदमी साधारण लिबास में था, पर उसकी आंखों में तेज और चाल में कुछ असामान्य था। मानो वक्त ने उसे न केवल सिखाया हो, बल्कि जरासी चालाकी में पिरो दिया हो। वो खुद एक चालक था और साथ ही व्यापारी भी। लोग उसे चालक व्यापारी कहकर बुलाते थे, न किसी उपाधि से बल्कि उसकी दोहरी पहचान के कारण। वो सियासत और सड़क दोनों के रास्तों को जानता था। सियासत की गलियों में जिस तरह का चालाकी काम आती थी, यात्रियों की दुनिया में वैसी ही समझ थी उसकी। वो स्वयं को विनम्र कहता, पर उसके नक्शे एकदम पर बहुत से किस्से लिखे थे। अकबर ने उसे दरबार के बीच बुलाया और मेरी सी धीरे सी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें यहां लेकर आया? चालक व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो बस एक साधारण यात्री हूं, पर मेरे साथ कुछ ऐसे हालात आए हैं जिनमें मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी बात में सच्चाई का भाव भी था और कुछ छुपा हुआ शक्ल भी, जिसे बीरबल ने देखते ही पहचान लिया। जैसे ही उसने अपनी कहानी खोलनी शुरू की, दरबार की हवा और भी सन्न हो गई। उसने बताया कि वो दूर दराज के गांवों से गुजरते हुए आया है और रास्ते में उसे एक सुंदर सा ज्वेलरी संदूक मिला, जिसमें कीमती मोती और सोने चांदी के सिक्के थे। पर जब वो उसे बेचने के लिए बाजार पहुंचा तो एक बड़ा सेठ आया, जिसने उसे आरोपित किया कि वो चोरी का माल बेचने की साजिश कर रहा है। चालक व्यापारी ने कहा कि सेठ ने उसे पकड़वाया, उसे जेल सा दिखाया और अब वो आरोपों से मुक्त होना चाहता है। उसे डर था कि यदि सच्चाई सामने नहीं आई तो उसे बड़ा नुकसान होगा, और वही वजह थी कि वो सीधे सम्राट के दरबार आया। कई दरबारियों ने आंखें तरेरते हुए कहा कि ये किस्सा साधारण सा ठग सा लग रहा है। कुछ ने तो अपने अपने स्थूल सा विचार रख दिए कि चालाक व्यापारी ने स्वयं माल चोरी किया और अब अपनी चालाकी से उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। पर बीरबल ने सबकी बात में कुछ अनकहा सा देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में हमेशा की तरह एक निश्चय था कि जीवन के घुमावों को ही जीवन का सबसे बड़ा सिखाने वाला माना जाए। हमें पूछताछ करनी चाहिए, बीरबल ने कहा, पर केवल आरोपों से काम नहीं चलेगा। उसने चालक व्यापारी को देखा और बोला, तुमने कहा कि तुम्हारे पास वो संदूक है, उसे यहां लाकर दिखाओ। चालक व्यापारी ने धीरे धीरे अपने बस्ते से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। संदूक पर कामजीवन के निशान थे, पर ज्वेलरी की चमक अभी भी किसी तरह धुंधली होती हुई दिख रही थी। अकबर ने संदूक की जांच करवाई, पर चोरसेठ की बातों में जो जिज्ञासा थी वो अभी भी दरबार के कुछ लोगों के मन में घर कर गई थी।
बीच में सेठ को भी बुलाया गया। सेठ बहुत बड़े कद का और ऊंचे कपड़ों में सजा शोभित था। उसने अपने गले में भारी मोती और हाथ में सुनहरे दस्तावेज दिखलाए और कहा, महाराज, ये आदमी कल रात मेरे घर के बाहर मिला और उसने मेरे सिपाहियों को देखकर और दस्तावेज छुपाते हुए भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोका और जब उसके बैग को खोला तो उसी संदूक का माल निकला, वही जो मेरे घर से चोरी हुआ है। दरबार में कुछ लोग सेठ के साथ दृष्टि रखते हुए उसकी बात पर झट से सहमति जता रहे थे, पर बीरबल का मन शांत रहा। उसने कहा, तो फिर दस्तावेज दिखाइए और सिपाहियों का बयान भी। सेठ ने दस्तावेज निकाले, पर उनमें कुछ अजीब था। दस्तावेज पर मुहर सी थी, पर मुहर का निशान थोड़ा सा गलत था, जैसे किसी ने असल मुहर की नक्काशी की नकल बना दी हो। बीरबल की आंखें चमकी और उसने कहा, मुहर पर ध्यान दीजिए, ये असली नहीं लगती। अकबर ने उस पर नाराजगी जताई और कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, महाराज, ये मामला जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना नहीं है। सच्चाई अक्सर नकाब के पीछे छुपी रहती है। मुझे पूरा संदेह है कि यहां कुछ और है। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने अपना जाल फैलाया। उसने चालक व्यापारी को छूट दी ताकि वो खुलकर बोल सके। उसने सेठ के घर के रास्तों की खाक छानी और बाजार में पूछताछ करवाई। धीरे धीरे एक बारीक परत खुलती गई। सेठ के पास कई दस्तावेज बसे थे जिनमें चोरी के पुराने मामलों के संदर्भ थे, पर कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले जिनमें सेठ के विश्वास पात्र लोगों के नाम थे। उनमें से एक नाम था जो पहले कभी किसी के कानों में छिपा हुआ था, एक छोटे दर्जे के नगर पालिका अधिकारी का नाम। वो अधिकारी भी सेठ की तरह भ्रष्ट तो नहीं था, पर उसके हाथों में कुछ ऐसी कागजी कूटनीति थी कि वो सेठ की मदद करके किसी भी मामूली चोरी को बड़े मुकदमे में बदल सकता था। बस सही दस्तावेज और सही समय चाहिए था। बीच में बीरबल ने चालक व्यापारी से पूछा, तुम सच्ची बात कह रहे हो ना? तुमने सचमुच ये संदूक सड़क किनारे पाया था? चालक व्यापारी ने आंखों में सच्चाई लिए कहा, महाराज, मैंने अनजान राहों पर चलते हुए उसे पाया था। मैं एक साधारण व्यापार करने वाला हूं। मुझे माल की कीमतें मालूम है, पर चोरी जैसा मैं करूंगा ऐसा मैं करामाती नहीं मानता। उसकी आवाज में अचूकपन था, पर कुछ लोग फिर भी धमकी में थे। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो सच्चाई को बाहर निकालने के लिए एक खेल चलाना चाहता था जो चालों को बेभ्रम कर दे। उसने अकबर से अनुमति मांगी और कहा, महाराज, हम एक छोटी परीक्षा रखें। हम उस संदूक को सार्वजनिक रूप से खोलेंगे, पर एक शर्त के साथ। हम उसमें रखे हर एक सिक्के और मोती पर मुहर लगाकर उसे प्रमाणित करेंगे। फिर हम जांचेंगे कि क्या वे सिक्के और मोती किसी पुराने चोरी के केस से मेल खाते हैं या नहीं। अकबर ने स्वीकृति दी और दरबार में एक बड़ा उत्सव सा माहौल बन गया। सभी वर्गों के लोग इकट्ठा हुए। संदूक को खोलने का क्षण नजदीक आया और लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। जैसे ही संदूक खोला गया, सोने चांदी की झलक ने दरबारियों के चेहरे पर अलग अलग भाव भर दिए, पर बीरबल की निगाहें उन सिक्कों पर कुछ देर रहीं। उसने धीरे से कहा, यहां कुछ खास निशान हैं, कुछ ऐसे निशान जो किसी शिल्पकार की अंगुलियों में उभरते हैं। और फिर उसने एक मोती उठाकर उसे ध्यान से देखा। मोती के अंदर एक सूक्ष्म लगाव था। किसी ने उसे केवल वही नहीं रखा था। वो मोती किसी खासाई के हाथ से पुराना हुआ था और उसी तरह के निशान सेठ के पुराने रजिस्टर में मिलते थे, पर एक अंतर से सेठ के रजिस्टर पर लगे निशान और यहां मिले निशान में सूजी नकल थी, जैसे नकल करने वाला खुद एक कारीगर था। बीच में बीरबल ने अपने चतुर दांतों की मुस्कान दिखाई और कहा, हमारे पास एक और रास्ता है। हम उस नगर पालिका अधिकारी को बुलाएं और जानें कि उसने आखिरकार किस समय और किस दावे पर उन दस्तावेजों पर मुहर लगाई। अधिकारी को बुलाया गया और उसने अपने कर्तव्यों की श्रृंखला के बारे में बहाने बनाने शुरू कर दिए, पर बीरबल ने उससे सीधे प्रश्न किए, क्यों तुमने इस दस्तावेज पर मुहर लगाई? क्या तुम्हें इसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए थी? अधिकारी का चेहरा लाल पीला हुआ
और वो घबरा गया। उसकी जुबान पर कुछ भी असल नहीं रहा और धीरे से उसने स्वीकार कर लिया कि उसने बिना ठीक जांच किए मुहर लगा दी थी। सेठ ने उसे लालच देकर मनवाया था कि यदि वह ये काम कर देगा तो उसे बड़ी रकम मिलेगी। अधिकारी का ये कबूलना दरबार में जैसे बिजली चुन कर गया। अकबर ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या ये सारी साजिश सिर्फ एक बड़े सा मेल खाने की माया थी? सेठ का चेहरा अब सच का सामना करते हुए कुरूप हो गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं, मैं निर्दोष हूं, ये सब झूठ है। पर बीरबल ने साबित कर दिया कि दस्तावेजों पर लगी नकली मुहर और नगराधिकार के कबूलनामे ने सेठ की सारी चमक दमक को चौपट कर दिया। आखिरकार सेठ की साजिश फेल हो गई और चालक व्यापारी निर्दोष कहलाया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने तभी एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने कहा, हमें देखना होगा कि ये चालक व्यापारी वास्तव में ईमानदार है या उसने अपनी चालाकी से किसी और को फंसाया है। उसने बीरबल का अपना ही तरीका निकाला। वो संदूक में रखे कुछ मोतियों पर चिन्ह लगाकर उन्हीं छुट्टों में शहर के मशहूर ज्वेलर्स को भेजा और उनसे कहा कि वे इन मोतियों की असली पहचान बताएं। ज्वेलर्स ने भी मुहर लगाई और एक आवाज आई कि कुछ मोती इतने अनूठे हैं कि वे केवल उसी इलाके के कारीगरों द्वारा बनते हैं। और वे कारीगर वही थे जिनके नाम से सेठ के पुराने मालिकों का नाम जुड़ा हुआ था। पर बीरबल की कूटनीति ने फिर से साबित कर दिया कि मोतियों पर लगी नकली मुहर और असली कारीगरों के निशान में अंतर है, और वही अंतर छिपे हुए सच को उजागर कर दे रहा था, जिसने उसे आरोपित किया कि वो चोरी का माल बेचने की साजिश कर रहा है। चालक व्यापारी ने कहा कि सेठ ने उसे पकड़वाया, उसे जेल सा दिखाया और अब वो आरोपों से मुक्त होना चाहता है। उसे डर था कि यदि सच्चाई सामने नहीं आई तो उसे बड़ा नुकसान होगा, और वही वजह थी कि वो सीधे सम्राट के दरबार आया। कई दरबारियों ने आंखें तरेरते हुए कहा कि ये किस्सा साधारण सा ठग सा लग रहा है। कुछ ने तो अपने अपने स्थूल सा विचार रख दिए कि चालाक व्यापारी ने स्वयं माल चोरी किया और अब अपनी चालाकी से उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। पर बीरबल ने सबकी बात में कुछ अनकहा सा देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में हमेशा की तरह एक निश्चय था कि जीवन के घुमावों को ही जीवन का सबसे बड़ा सिखाने वाला माना जाए। हमें पूछताछ करनी चाहिए, बीरबल ने कहा, पर केवल आरोपों से काम नहीं चलेगा। उसने चालक व्यापारी को देखा और बोला, तुमने कहा कि तुम्हारे पास वो संदूक है, उसे यहां लाकर दिखाओ। चालक व्यापारी ने धीरे धीरे अपने बस्ते से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। संदूक पर कामजीवन के निशान थे, पर ज्वेलरी की चमक अभी भी किसी तरह धुंधली होती हुई दिख रही थी। अकबर ने संदूक की जांच करवाई, पर चोरसेठ की बातों में जो जिज्ञासा थी वो अभी भी दरबार के कुछ लोगों के मन में घर कर गई थी। बीच में सेठ को भी बुलाया गया। सेठ बहुत बड़े कद का और ऊंचे कपड़ों में सजा शोभित था। उसने अपने गले में भारी मोती और हाथ में सुनहरे दस्तावेज दिखलाए और कहा, महाराज, ये आदमी कल रात मेरे घर के बाहर मिला और उसने मेरे सिपाहियों को देखकर और दस्तावेज छुपाते हुए भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोका और जब उसके बैग को खोला तो उसी संदूक का माल निकला, वही जो मेरे घर से चोरी हुआ है। दरबार में कुछ लोग सेठ के साथ दृष्टि रखते हुए उसकी बात पर झट से सहमति जता रहे थे, पर बीरबल का मन शांत रहा। उसने कहा, तो फिर दस्तावेज दिखाइए और सिपाहियों का बयान भी। सेठ ने दस्तावेज निकाले, पर उनमें कुछ अजीब था। दस्तावेज पर मुहर सी थी, पर मुहर का निशान थोड़ा सा गलत था, जैसे किसी ने असल मुहर की नक्काशी की नकल बना दी हो। बीरबल की आंखें चमकी और उसने कहा, मुहर पर ध्यान दीजिए, ये असली नहीं लगती। अकबर ने उस पर नाराजगी जताई और कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, महाराज, ये मामला जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना नहीं है। सच्चाई अक्सर नकाब के पीछे छुपी रहती है। मुझे पूरा संदेह है कि यहाँ कुछ और है। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने अपना जाल फैलाया। उसने चालक व्यापारी को छूट दी ताकि वो खुलकर बोल सके।
उसने सेठ के घर के रास्तों की खाक छानी और बाजार में पूछताछ करवाई। धीरे धीरे एक बारीक परत खुलती गई। सेठ के पास कई दस्तावेज बसे थे जिनमें चोरी के पुराने मामलों के संदर्भ थे, पर कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले जिनमें सेठ के विश्वास पात्र लोगों के नाम थे। उनमें से एक नाम था जो पहले कभी किसी के कानों में छिपा हुआ था, एक छोटे दर्जे के नगर पालिका अधिकारी का नाम। वो अधिकारी भी सेठ की तरह भ्रष्ट तो नहीं था, पर उसके हाथों में कुछ ऐसी कागजी कूटनीति थी कि वो सेठ की मदद करके किसी भी मामूली चोरी को बड़े मुकदमे में बदल सकता था। बस सही दस्तावेज और सही समय चाहिए था। बीच में बीरबल ने चालक व्यापारी से पूछा, तुम सच्ची बात कह रहे हो ना? तुमने सचमुच ये संदूक सड़क किनारे पाया था? चालक व्यापारी ने आंखों में सच्चाई लिए कहा, महाराज, मैंने अनजान राहों पर चलते हुए उसे पाया था। मैं एक साधारण व्यापार करने वाला हूं। मुझे माल की कीमतें मालूम है, पर चोरी जैसा मैं करूंगा ऐसा मैं करामाती नहीं मानता। उसकी आवाज में अचूकपन था, पर कुछ लोग फिर भी धमकी में थे। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो सच्चाई को बाहर निकालने के लिए एक खेल चलाना चाहता था जो चालों को बेभ्रम कर दे। उसने अकबर से अनुमति मांगी और कहा, महाराज, हम एक छोटी परीक्षा रखें। हम उस संदूक को सार्वजनिक रूप से खोलेंगे, पर एक शर्त के साथ। हम उसमें रखे हर एक सिक्के और मोती पर मुहर लगाकर उसे प्रमाणित करेंगे। फिर हम जांचेंगे कि क्या वे सिक्के और मोती किसी पुराने चोरी के केस से मेल खाते हैं या नहीं। अकबर ने स्वीकृति दी और दरबार में एक बड़ा उत्सव सा माहौल बन गया। सभी वर्गों के लोग इकट्ठा हुए। संदूक को खोलने का क्षण नजदीक आया और लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। जैसे ही संदूक खोला गया, सोने चांदी की झलक ने दरबारियों के चेहरे पर अलग अलग भाव भर दिए, पर बीरबल की निगाहें उन सिक्कों पर कुछ देर रहीं। उसने धीरे से कहा, यहां कुछ खास निशान हैं, कुछ ऐसे निशान जो किसी शिल्पकार की अंगुलियों में उभरते हैं। और फिर उसने एक मोती उठाकर उसे ध्यान से देखा। मोती के अंदर एक सूक्ष्म लगाव था। किसी ने उसे केवल वही नहीं रखा था। वो मोती किसी खासाई के हाथ से पुराना हुआ था, और उसी तरह के निशान सेठ के पुराने रजिस्टर में मिलते थे, पर एक अंतर से सेठ के रजिस्टर पर लगे निशान और यहां मिले निशान में सूजी नकल थी, जैसे नकल करने वाला खुद एक कारीगर था। बीच में बीरबल ने अपने चतुर दांतों की मुस्कान दिखाई और कहा, हमारे पास एक और रास्ता है। हम उस नगर पालिका अधिकारी को बुलाएं और जानें कि उसने आखिरकार किस समय और किस दावे पर उन दस्तावेजों पर मुहर लगाई। अधिकारी को बुलाया गया और उसने अपने कर्तव्यों की श्रृंखला के बारे में बहाने बनाने शुरू कर दिए, पर बीरबल ने उससे सीधे प्रश्न किए, क्यों तुमने इस दस्तावेज पर मुहर लगाई? क्या तुम्हें इसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए थी? अधिकारी का चेहरा लाल पीला हुआ और वो घबरा गया। उसकी जुबान पर कुछ भी अस्सल नहीं रहा और धीरे से उसने स्वीकार कर लिया कि उसने बिना ठीक जांच किए मुहर लगा दी थी। सेठ ने उसे लालच देकर मनवाया था कि यदि वह ये काम कर देगा तो उसे बड़ी रकम मिलेगी। अधिकारी का ये कबूलना दरबार में जैसे बिजली चुन कर गया। अकबर ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या ये सारी साजिश सिर्फ एक बड़े सा मेल खाने की माया थी? सेठ का चेहरा अब सच का सामना करते हुए कुरूप हो गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं, मैं निर्दोष हूं, ये सब झूठ है। पर बीरबल ने साबित कर दिया कि दस्तावेजों पर लगी नकली मुहर और नगराधिकार के कबूलनामे ने सेठ की सारी चमक दमक को चौपट कर दिया। आखिरकार सेठ की साजिश फेल हो गई और चालक व्यापारी निर्दोष कहलाया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने तभी एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने कहा, हमें देखना होगा कि ये चालक व्यापारी वास्तव में ईमानदार है या उसने अपनी चालाकी से किसी और को फंसाया है। उसने बीरबल का अपना ही तरीका निकाला। वो संदूक में रखे कुछ मोतियों पर चिन्ह लगाकर उन्हीं छुट्टों में शहर के मशहूर ज्वेलर्स को भेजा और उनसे कहा कि वे इन मोतियों की असली पहचान बताएं। ज्वेलर्स ने भी मुहर लगाई और एक आवाज आई कि कुछ मोती इतने अनूठे हैं
कि वे केवल उसी इलाके के कारीगरों द्वारा बनते हैं, और वे कारीगर वही थे जिनके नाम से सेठ के पुराने मालिकों का नाम जुड़ा हुआ था। पर बीरबल की कूटनीति ने फिर से साबित कर दिया कि मोतियों पर लगी नकली मुहर और असली कारीगरों के निशान में अंतर है, और वही अंतर छिपे हुए सच को उजागर कर दे रहा था, जिसने उसे आरोपित किया कि वो चोरी का माल बेचने की साजिश कर रहा है। चालक व्यापारी ने कहा कि सेठ ने उसे पकड़वाया, उसे जेल सा दिखाया, और अब वो आरोपों से मुक्त होना चाहता है। उसे डर था कि यदि सच्चाई सामने नहीं आई तो उसे बड़ा नुकसान होगा, और वही वजह थी कि वो सीधे सम्राट के दरबार आया। कई दरबारियों ने आंखें तरेरते हुए कहा कि ये किस्सा साधारण सा ठग सा लग रहा है। कुछ ने तो अपने अपने स्थूल सा विचार रख दिए कि चालाक व्यापारी ने स्वयं माल चोरी किया और अब अपनी चालाकी से उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। पर बीरबल ने सबकी बात में कुछ अनकहा सा देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में हमेशा की तरह एक निश्चय था कि जीवन के घुमावों को ही जीवन का सबसे बड़ा सिखाने वाला माना जाए। हमें पूछताछ करनी चाहिए, बीरबल ने कहा, पर केवल आरोपों से काम नहीं चलेगा। उसने चालक व्यापारी को देखा और बोला, तुमने कहा कि तुम्हारे पास वो संदूक है, उसे यहां लाकर दिखाओ। चालक व्यापारी ने धीरे धीरे अपने बस्ते से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। संदूक पर कामजीवन के निशान थे, पर ज्वेलरी की चमक अभी भी किसी तरह धुंधली होती हुई दिख रही थी। अकबर ने संदूक की जांच करवाई, पर चोरसेठ की बातों में जो जिज्ञासा थी वो अभी भी दरबार के कुछ लोगों के मन में घर कर गई थी। बीच में सेठ को भी बुलाया गया। सेठ बहुत बड़े कद का और ऊंचे कपड़ों में सजा शोभित था। उसने अपने गले में भारी मोती और हाथ में सुनहरे दस्तावेज दिखलाए और कहा, महाराज, ये आदमी कल रात मेरे घर के बाहर मिला और उसने मेरे सिपाहियों को देखकर और दस्तावेज छुपाते हुए भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोका और जब उसके बैग को खोला तो उसी संदूक का माल निकला, वही जो मेरे घर से चोरी हुआ है। दरबार में कुछ लोग सेठ के साथ दृष्टि रखते हुए उसकी बात पर झट से सहमति जता रहे थे, पर बीरबल का मन शांत रहा। उसने कहा, तो फिर दस्तावेज दिखाइए और सिपाहियों का बयान भी। सेठ ने दस्तावेज निकाले, पर उनमें कुछ अजीब था। दस्तावेज पर मुहर सी थी, पर मुहर का निशान थोड़ा सा गलत था, जैसे किसी ने असल मुहर की नक्काशी की नकल बना दी हो। बीरबल की आंखें चमकी और उसने कहा, मुहर पर ध्यान दीजिए, ये असली नहीं लगती। अकबर ने उस पर नाराजगी जताई और कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, महाराज, ये मामला जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना नहीं है। सच्चाई अक्सर नकाब के पीछे छुपी रहती है। मुझे पूरा संदेह है कि यहाँ कुछ और है। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने अपना जाल फैलाया। उसने चालक व्यापारी को छूट दी ताकि वो खुलकर बोल सके। उसने सेठ के घर के रास्तों की खाक छानी और बाजार में पूछताछ करवाई। धीरे धीरे एक बारीक परत खुलती गई। सेठ के पास कई दस्तावेज बसे थे जिनमें चोरी के पुराने मामलों के संदर्भ थे, पर कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले जिनमें सेठ के विश्वास पात्र लोगों के नाम थे। उनमें से एक नाम था जो पहले कभी किसी के कानों में छिपा हुआ था, एक छोटे दर्जे के नगर पालिका अधिकारी का नाम। वो अधिकारी भी सेठ की तरह भ्रष्ट तो नहीं था, पर उसके हाथों में कुछ ऐसी कागजी कूटनीति थी कि वो सेठ की मदद करके किसी भी मामूली चोरी को बड़े मुकदमे में बदल सकता था। बस सही दस्तावेज और सही समय चाहिए था। बीच में बीरबल ने चालक व्यापारी से पूछा, तुम सच्ची बात कह रहे हो ना? तुमने सचमुच ये संदूक सड़क किनारे पाया था? चालक व्यापारी ने आंखों में सच्चाई लिए कहा, महाराज, मैंने अनजान राहों पर चलते हुए उसे पाया था। मैं एक साधारण व्यापार करने वाला हूं। मुझे माल की कीमतें मालूम है, पर चोरी जैसा मैं करूंगा ऐसा मैं करामाती नहीं मानता। उसकी आवाज में अचूकपन था, पर कुछ लोग फिर भी धमकी में थे। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो सच्चाई को बाहर निकालने के लिए एक खेल चलाना चाहता था जो चालों को बेभ्रम कर दे। उसने अकबर से अनुमति मांगी और कहा, महाराज, हम एक छोटी परीक्षा रखें।
हम उस संदूक को सार्वजनिक रूप से खोलेंगे, पर एक शर्त के साथ। हम उसमें रखे हर एक सिक्के और मोती पर मुहर लगाकर उसे प्रमाणित करेंगे। फिर हम जांचेंगे कि क्या वे सिक्के और मोती किसी पुराने चोरी के केस से मेल खाते हैं या नहीं। अकबर ने स्वीकृति दी और दरबार में एक बड़ा उत्सव सा माहौल बन गया। सभी वर्गों के लोग इकट्ठा हुए। संदूक को खोलने का क्षण नजदीक आया और लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। जैसे ही संदूक खोला गया, सोने चांदी की झलक ने दरबारियों के चेहरे पर अलग अलग भाव भर दिए। पर बीरबल की निगाहें उन सिक्कों पर कुछ देर रहीं। उसने धीरे से कहा, यहां कुछ खास निशान हैं, कुछ ऐसे निशान जो किसी शिल्पकार की अंगुलियों में उभरते हैं। और फिर उसने एक मोती उठाकर उसे ध्यान से देखा। मोती के अंदर एक सूक्ष्म लगाव था। किसी ने उसे केवल वही नहीं रखा था। वो मोती किसी खासाई के हाथ से पुराना हुआ था और उसी तरह के निशान सेठ के पुराने रजिस्टर में मिलते थे, पर एक अंतर से सेठ के रजिस्टर पर लगे निशान और यहां मिले निशान में सूजी नकल थी, जैसे नकल करने वाला खुद एक कारीगर था। बीच में बीरबल ने अपने चतुर दांतों की मुस्कान दिखाई और कहा, हमारे पास एक और रास्ता है। हम उस नगर पालिका अधिकारी को बुलाएं और जानें कि उसने आखिरकार किस समय और किस दावे पर उन दस्तावेजों पर मुहर लगाई। अधिकारी को बुलाया गया और उसने अपने कर्तव्यों की श्रृंखला के बारे में बहाने बनाने शुरू कर दिए। पर बीरबल ने उससे सीधे प्रश्न किए, क्यों तुमने इस दस्तावेज पर मुहर लगाई? क्या तुम्हें इसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए थी? अधिकारी का चेहरा लाल पीला हुआ और वो घबरा गया। उसकी जुबान पर कुछ भी असल नहीं रहा और धीरे से उसने स्वीकार कर लिया कि उसने बिना ठीक जांच किए मुहर लगा दी थी। सेठ ने उसे लालच देकर मनवाया था कि यदि वह ये काम कर देगा तो उसे बड़ी रकम मिलेगी। अधिकारी का ये कबूलना दरबार में जैसे बिजली चुन कर गया। अकबर ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या ये सारी साजिश सिर्फ एक बड़े सा मेल खाने की माया थी? सेठ का चेहरा अब सच का सामना करते हुए कुरूप हो गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं, मैं निर्दोष हूं, ये सब झूठ है। पर बीरबल ने साबित कर दिया कि दस्तावेजों पर लगी नकली मुहर और नगराधिकार के कबूलनामे ने सेठ की सारी चमक दमक को चौपट कर दिया। आखिरकार सेठ की साजिश फेल हो गई और चालक व्यापारी निर्दोष कहलाया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने तभी एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने कहा, हमें देखना होगा कि ये चालक व्यापारी वास्तव में ईमानदार है या उसने अपनी चालाकी से किसी और को फंसाया है। उसने बीरबल का अपना ही तरीका निकाला। वो संदूक में रखे कुछ मोतियों पर चिन्ह लगाकर उन्हीं छुट्टों में शहर के मशहूर ज्वेलर्स को भेजा और उनसे कहा कि वे इन मोतियों की असली पहचान बताएं। ज्वेलर्स ने भी मुहर लगाई और एक आवाज आई कि कुछ मोती इतने अनूठे हैं कि वे केवल उसी इलाके के कारीगरों द्वारा बनते हैं और वे कारीगर वही थे जिनके नाम से सेठ के पुराने मालिकों का नाम जुड़ा हुआ था। पर बीरबल की कूटनीति ने फिर से साबित कर दिया कि मोतियों पर लगी नकली मुहर और असली कारीगरों के निशान में अंतर है और वही अंतर छिपे हुए सच को उजागर कर दे रहा था। अंततः सच सामने आ गया। सेठ ने अपने कागज और मुहरों की मदद से एक जाल पिरोया था ताकि किसी असहाय चालक व्यापारी को फंसाकर स्वयं की संपत्ति बढ़ा सके। उसने नगर अधिकारी को रिश्वत दी, दस्तावेज बनवाए और सभी संकेत इस ओर थे कि समाज की नाजुकता पर उसकी चढ़ाई मंजूर थी। पर बीरबल की सूझबूझ ने सबको दिखा दिया कि चालाकी कितनी भी घनी क्यों न हो, सत्य की लौ उसे जलाकर राख कर देती है। अकबर ने भारी मन से सेठ को सजा दी। न केवल उसका बड़ा सा धन जब्त हुआ, बल्कि उसे सरेआम अपनी करतूतों का पश्चाताप करना पड़ा। नगर अधिकारी को भी अपनी गलती की सजा मिली तथा उसे जनता के सामने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ी। चालक व्यापारी को मुक्त किया गया और उसे दरबार से एक छोटे से इनाम के साथ सड़क पर भेजा गया, पर उसने इनाम लेने से इनकार किया और केवल यही कहा कि अदालत में सत्य पलटकर आना ही उसका असली सम्मान है। बीच में बीरबल ने अकबर की ओर देखने के बाद कहा, महाराज,
हमें समाज में उन सुरों की भी रक्षा करनी चाहिए जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज का सबक यही है कि बुद्धि और न्याय साथ हो तो कोई भी कपट न टिक पाए। चालक व्यापारी दूर चला गया, पर उसकी छवि दरबार की स्मृतियों में वर्षों तक बनी रही। लोग अब उसे उस वीरसा पुरुष मानते थे जिसने न केवल अपनी सच्चाई साबित की, बल्कि पूरे नगर को यह सीख दी कि किसी भी चमकती चीज को अंधविश्वास से परखना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर का सम्यक न्याय की मशाल ने फिर से दिखा दिया कि हंसी और बुद्धि का मेल समाज को रोशन कर सकता है, और चालाकी चाहे कितनी भी मुनाकिब क्यों न हो, सच का मुखौटा हमेशा गिर जाता है। अकबर के दरबार में एक दिन बरसात की हल्की सी ओस थी। हवा में मिट्टी और सांसों की मिठास घुली हुई थी। महल के प्रासादों की छतों पर बारिश की बूंदें टपक रही थी और दरबारियों के कपड़ों पर भी इस मौसम की ठंडक ठहरी हुई थी। अकबर के चेहरे पर आज कुछ अलगसा विचार चमक रहा था। उनकी आंखों में वो वही जिज्ञासा थी जो अक्सर बीरबल की किसी चतुर बात के बाद जाग उठती थी। बीरबल ने जैसे ही अपनी तीखी मुस्कान के साथ दरबार में कदम रखा, अकबर ने कहा, बीरबल, आज एक विचित्र मामला आया है। सुनो और सोचकर बताओ कि न्याय किस दिशा में झुकेगा। दरबार के द्वार पर खड़ा हुआ था एक गंवार सा नौजवान, मुंह पर धूल और आंसू के निशान धुंधले से। उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की लाठी थी जिसे वो इतना प्यार से थामे हुए था कि मानो उसके हाथ में कोई अमूल्य चीज हो। उसके पास बिल्कुल सटी हुई महंगे कपड़ों में एक बड़ा जमींदार भी खड़ा था। हाथ में सोने चांदी की मुहर लगी दस्तावेज और मुंह पर वो घमंडी हंसी जो अमीरों के लिए अक्सर किसी ढाल की तरह काम करती थी। दोनों के बीच में खड़ा हुआ था गांव का मुखिया, जो इस लड़ाई को दरबार में ले आया था, क्योंकि गांव के कुछ लोग कहते थे कि अदालत के बाहर हल हो जाना असंभव था। यहां तो राजा ही आखिरी फैसला देंगे। बीरबल ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, बताइए क्या हुआ। गांव के मुखिया ने बड़े ही नम्रता से बताया, महाराज, ये रहा मामला। ये जवान, जिसका नाम राम प्रसाद है, कहता है कि ये लाठी उसकी परदादा की थी। वो उसे बचपन से अपने साथ लेकर चलता था, लेकिन इस अमीर सेठ ने कल रात गांव में आकर कहा कि ये लाठी उसके पास एक पुराने कर्ज के बदले चली गई थी और अब वो इसे अपने पास रखना चाहता है। दोनों का दावा सख्त है और कोई भी इसे हल नहीं कर पा रहा। इसलिए हम सबने सोचा इन दोनों को लेकर सीधे दरबार में लाना सबसे अच्छा होगा। अकबर ने उठकर राम प्रसाद की ओर देखा। उसकी मुलायम आंखों में कुछ ऐसा था जिससे हर किसी के दिल में करुणा की लहर उठती। उसने तब बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो जानते हो हमारे राज में न्याय सबसे बड़ा धर्म है। बताओ किसकी लाठी है। बीरबल ने बड़ी चतुराई से आंखें चमकाई और बोला, महाराज, क्या लाठी के साथ कोई निशान, तोहफा या कोई ऐसी बात जुड़ी हुई है जिससे असली मालूम पड़ सके। राम प्रसाद ने झट से कहा, हाँ महाराज, मेरे परदादा ने उस लाठी पर अपने नाम के अक्षर उकेरे थे, पर वे अब इतने पुराने हो गए हैं कि किसी को समझ नहीं आता। पर मेरी मां कहती थी कि जब भी मेरे परदादा ने लाठी दी थी तो उसने एक खास तरह का गांठ बांधकर उस पर लकड़ी का चिरान किया था, और वो गांठ मेरे परिवार के लोगों को ही आती है। सेठ ने ठहाका फोड़ा और बोला, कहानियां सभी गवारे सुनाते हैं। ये लाठी मेरे पिताजी की थी। हमारे पास उसके खरीद के कागज और गवाह है। हम लाठी का मालिकाने हक दलील के साथ बता सकते हैं। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो अक्सर साक्ष्यों की जगह ले लेता है। बीरबल ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर उसकी आंखें चमकी और उसने कहा, ठीक है, न्याय बुद्धि और बुद्धि से चलता है, परंतु हमें इस मामले में कुछ और सूझना होगा। दोनों पक्षों के दावे सुनकर तो यही लगता है कि सच कहीं बीच में छिपा हुआ है। अकबर ने कहा, सोचो बीरबल, आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम दिखा सको कि असली न्याय क्या होता है। बीरबल ने अपनी रीढ़ सीधी कर ली और स्वर में हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं एक सरल परख रखता हूं।
दोनों में से जो असली मालिक होगा वो लाठी से उस परदादा की याद उन तरीकों से बहाल कर सकेगा जिन्हें सिर्फ उसका परिवार जानता है। यदि वो लाठी से कोई खास आवाज निकाल सके या उसे किसी खास तरह से बांध सके जिसे परिवार ही समझे, तो उसकी मिल्कियत सिद्ध होगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, वो परख रखने दो, पर नाइंसाफी न हो। दरबार में सभी ने सोचा कि ये परख तो साधारण सी है, पर बीरबल ने असल में कुछ ऐसा योजना बनाई थी जो केवल दिखने में सरल थी पर चाल चतुराई से भरी हुई थी। उसने दोनों को आदेश दिया कि वे लाठी को उतनी ही दूरी पर रखकर उसे पूरी तरह साफ करवाएं, ताकि किसी तरह की छिपी हुई नक्काशी दिखाई दे सके। सेठ ने बड़े ही शौक से अपने नौकरों को आदेश दिया और लाठी को चमका बिचकाकर सामने रख दिया। राम प्रसाद ने अपनी लाठी को थामे रखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। जब दोनों ने अपनी अपनी लाठी सामने रख दी तो बीरबल कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने आदेश दिया कि दोनों अपना दामन पीछे हटाएं और उन दोनों के हाथ पर एक एक मुस्कुराहट बांध दी जाए, ऐसा कि वे लाठी को छू भी न सके। सबने ये देखा तो हैरान हुए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कब तक इस तरह की साधारण परख चल सकती है। पर बीरबल ने कहा, हमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। फिर बीरबल ने एकदम से कहा, हम लाठी के तल पर मिट्टी, पानी और आग तीनों का परीक्षण करेंगे। असली मालिक वही होगा जो बिना बताए उन तीनों परिस्थितियों में लाठी की कला बताएगा, और वो तरीका परिवार में पीढ़ियों से चला आता है। लोगों ने आश्चर्य से देखा। कुछ ने सोचा कि बीरबल पारंपरिक परख से हटकर कुछ ज्योतिषी सा कर रहा है, पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला परीक्षण ये है, लाठी को पानी में डालकर देखो कि वो कैसे तैरती है और कैसी आवाज निकालती है। दूसरा परीक्षण, उसे आग के पास ले जाकर देखो कि उसमें से कोई गंध, धुआं या कोई चिन्ह उभरता है जो परिवार के लोगों को मालूम हो। तीसरा परीक्षण, मिट्टी में उसे गाड़कर निकालो और देखो कि क्या जब उखाड़ा जाए तो कोई निशान या कोई पुराना चिन्ह उभर कर आता है। अंततः सच सामने आ गया। सेठ ने अपने कागज और मोहरों की मदद से एक जाल पिरोया था, ताकि किसी असहाय चालक व्यापारी को फंसाकर स्वयं की संपत्ति बढ़ा सके। उसने नगर अधिकारी को रिश्वत दी, दस्तावेज बनवाए, और सभी संकेत इस ओर थे कि समाज की नाजुकता पर उसकी चढ़ाई मंजूर थी। पर बीरबल की सूझबूझ ने सबको दिखा दिया कि चालाकी कितनी भी घनी क्यों न हो, सत्य की लौ उसे जलाकर राख कर देती है। अकबर ने भारी मन से सेठ को सजा दी। न केवल उसका बड़ा सा धन जब्त हुआ, बल्कि उसे सरेआम अपनी करतूतों का पश्चाताप करना पड़ा। नगर अधिकारी को भी अपनी गलती की सजा मिली तथा उसे जनता के सामने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ी। चालक व्यापारी को मुक्त किया गया और उसे दरबार से एक छोटे से इनाम के साथ सड़क पर भेजा गया, पर उसने इनाम लेने से इनकार किया और केवल यही कहा कि अदालत में सत्य पलटकर आना ही उसका असली सम्मान है। बीच में बीरबल ने अकबर की ओर देखने के बाद कहा, महाराज, हमें समाज में उन सुरों की भी रक्षा करनी चाहिए जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, आज का सबक यही है कि बुद्धि और न्याय साथ हो तो कोई भी कपट न टिक पाए। चालक व्यापारी दूर चला गया, पर उसकी छवि दरबार की स्मृतियों में वर्षों तक बनी रही। लोग अब उसे उस वीरसा पुरुष मानते थे जिसने न केवल अपनी सच्चाई साबित की, बल्कि पूरे नगर को ये सीख दी कि किसी भी चमकती चीज को अंधविश्वास से परखना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर का सम्यक न्याय की मशाल ने फिर से दिखा दिया कि हंसी और बुद्धि का मेल समाज को रोशन कर सकता है, और चालाकी चाहे कितनी भी मुनाकिब क्यों न हो, सच का मुखौटा हमेशा गिर जाता है। अकबर के दरबार में एक दिन बरसात की हल्की सी ओस थी। हवा में मिट्टी और सांसों की मिठास घुली हुई थी। महल के प्रासादों की छतों पर बारिश की बूंदें टपक रही थी और दरबारियों के कपड़ों पर भी इस मौसम की ठंडक ठहरी हुई थी।
अकबर के चेहरे पर आज कुछ अलगसा विचार चमक रहा था। उनकी आंखों में वो वही जिज्ञासा थी जो अक्सर बीरबल की किसी चतुर बात के बाद जाग उठती थी। बीरबल ने जैसे ही अपनी तीखी मुस्कान के साथ दरबार में कदम रखा, अकबर ने कहा, बीरबल, आज एक विचित्र मामला आया है। सुनो और सोचकर बताओ कि न्याय किस दिशा में झुकेगा। दरबार के द्वार पर खड़ा हुआ था एक गंवार सा नौजवान, मुंह पर धूल और आंसू के निशान धुंधले से। उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की लाठी थी जिसे वो इतना प्यार से थामे हुए था कि मानो उसके हाथ में कोई अमूल्य चीज हो। उसके पास बिल्कुल सटी हुई महंगे कपड़ों में एक बड़ा जमींदार भी खड़ा था। हाथ में सोने चांदी की मुहर लगी दस्तावेज और मुंह पर वो घमंडी हंसी जो अमीरों के लिए अक्सर किसी ढाल की तरह काम करती थी। दोनों के बीच में खड़ा हुआ था गांव का मुखिया, जो इस लड़ाई को दरबार में ले आया था, क्योंकि गांव के कुछ लोग कहते थे कि अदालत के बाहर हल हो जाना असंभव था। यहां तो राजा ही आखिरी फैसला देंगे। बीरबल ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, बताइए क्या हुआ। गांव के मुखिया ने बड़े ही नम्रता से बताया, महाराज, ये रहा मामला। ये जवान, जिसका नाम राम प्रसाद है, कहता है कि ये लाठी उसकी परदादा की थी। वो उसे बचपन से अपने साथ लेकर चलता था, लेकिन इस अमीर सेठ ने कल रात गांव में आकर कहा कि ये लाठी उसके पास एक पुराने कर्ज के बदले चली गई थी और अब वो इसे अपने पास रखना चाहता है। दोनों का दावा सख्त है और कोई भी इसे हल नहीं कर पा रहा। इसलिए हम सबने सोचा इन दोनों को लेकर सीधे दरबार में लाना सबसे अच्छा होगा। अकबर ने उठकर राम प्रसाद की ओर देखा। उसकी मुलायम आंखों में कुछ ऐसा था जिससे हर किसी के दिल में करुणा की लहर उठती। उसने तब बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो जानते हो हमारे राज में न्याय सबसे बड़ा धर्म है। बताओ किसकी लाठी है। बीरबल ने बड़ी चतुराई से आंखें चमकाई और बोला, महाराज, क्या लाठी के साथ कोई निशान, तोहफा या कोई ऐसी बात जुड़ी हुई है जिससे असली मालूम पड़ सके। राम प्रसाद ने झट से कहा, हाँ महाराज, मेरे परदादा ने उस लाठी पर अपने नाम के अक्षर उकेरे थे, पर वे अब इतने पुराने हो गए हैं कि किसी को समझ नहीं आता। पर मेरी मां कहती थी कि जब भी मेरे परदादा ने लाठी दी थी तो उसने एक खास तरह का गांठ बांधकर उस पर लकड़ी का चिरान किया था, और वो गांठ मेरे परिवार के लोगों को ही आती है। सेठ ने ठहाका फोड़ा और बोला, कहानियां सभी गवारे सुनाते हैं। ये लाठी मेरे पिताजी की थी। हमारे पास उसके खरीद के कागज और गवाह है। हम लाठी का मालिकाने हक दलील के साथ बता सकते हैं। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो अक्सर साक्ष्यों की जगह ले लेता है। बीरबल ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर उसकी आंखें चमकी और उसने कहा, ठीक है, न्याय बुद्धि और बुद्धि से चलता है, परंतु हमें इस मामले में कुछ और सूझना होगा। दोनों पक्षों के दावे सुनकर तो यही लगता है कि सच कहीं बीच में छिपा हुआ है। अकबर ने कहा, सोचो बीरबल, आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम दिखा सको कि असली न्याय क्या होता है। बीरबल ने अपनी रीढ़ सीधी कर ली और स्वर में हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं एक सरल परख रखता हूं। दोनों में से जो असली मालिक होगा वो लाठी से उस परदादा की याद उन तरीकों से बहाल कर सकेगा जिन्हें सिर्फ उसका परिवार जानता है। यदि वो लाठी से कोई खास आवाज निकाल सके या उसे किसी खास तरह से बांध सके जिसे परिवार ही समझे, तो उसकी मिल्कियत सिद्ध होगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, वो परख रखने दो, पर नाइंसाफी न हो। दरबार में सभी ने सोचा कि ये परख तो साधारण सी है, पर बीरबल ने असल में कुछ ऐसा योजना बनाई थी जो केवल दिखने में सरल थी पर चाल चतुराई से भरी हुई थी। उसने दोनों को आदेश दिया कि वे लाठी को उतनी ही दूरी पर रखकर उसे पूरी तरह साफ करवाए ताकि किसी तरह की छिपी हुई नक्काशी दिखाई दे सके। सेठ ने बड़े ही शौक से अपने नौकरों को आदेश दिया और लाठी को चमका बिचकाकर सामने रख दिया। राम प्रसाद ने अपनी लाठी को थामे रखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। जब दोनों ने अपनी अपनी लाठी सामने रख दी तो बीरबल कुछ क्षण चुप रहा
फिर उसने आदेश दिया कि दोनों अपना दामन पीछे हटाएं और उन दोनों के हाथ पर एक एक मुस्कुराहट बांध दी जाए, ऐसा कि वे लाठी को छू भी न सके। सबने ये देखा तो हैरान हुए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कब तक इस तरह की साधारण परख चल सकती है। पर बीरबल ने कहा, हमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। फिर बीरबल ने एकदम से कहा, हम लाठी के तल पर मिट्टी, पानी और आग तीनों का परीक्षण करेंगे। असली मालिक वही होगा जो बिना बताए उन तीनों परिस्थितियों में लाठी की कला बताएगा, और वो तरीका परिवार में पीढ़ियों से चला आता है। लोगों ने आश्चर्य से देखा। कुछ ने सोचा कि बीरबल पारंपरिक परख से हटकर कुछ ज्योतिषी सा कर रहा है, पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला परीक्षण यह है, लाठी को पानी में डालकर देखो कि वो कैसे तैरती है और कैसी आवाज निकालती है। दूसरा परीक्षण, उसे आग के पास ले जाकर देखो कि उसमें से कोई गंध, धुआं या कोई चिन्ह उभरता है जो परिवार के लोगों को मालूम हो। तीसरा परीक्षण, मिट्टी में उसे गाड़ कर निकालो और देखो कि क्या जब उखाड़ा जाए तो कोई निशान या कोई पुराना चिन्ह उभर कर आता है। सेठ ने सहजता से कहा, यह सब रूक रूक कर दिखा दे, मेरे पास सबूत है। पर बीरबल ने निश्चय किया हुआ स्वर में कहा, नहीं, आज हम सबको ये परख गांव के रीति रिवाजों के अनुसार करनी है। राम प्रसाद, तुम पहले पानी का परीक्षण करके दिखाओ। राम प्रसाद ने लाठी को झट से उठाया और पास के तालाब की ओर दौड़ा। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। जब उसने लाठी को पानी में डाला तो लाठी से एक हल्की सी सिसकी सी निकली, एक तरह की हवा की तरंग, मानो किसी पुराने गीत की धुन। वही आवाज बीरबल की समझ में कुछ संकेत ले आई। बीरबल ने ध्यान से सुनकर कहा, इसकी आवाज कुछ पुरानी धुन की तरह है। ऐसा लगता है कि लाठी में कोई खोई हुई झनकार बसी है। पर सेठ ने कहा, यह केवल लकड़ी की बनावट है, मैं इसे कोई खास बात नहीं समझता। फिर अगला परीक्षण आग का हुआ। राम प्रसाद ने लाठी को छोटी सी आंच के पास रखा। आग का ताप ज्यादा नहीं था, बस एक हल्की सी ज्वाला, ताकि लकड़ी का रंग बदलकर कुछ चिन्ह उभर आए। लाठी के उस हिस्से को जो बार बार गांव के रीति रिवाज में प्रयोग होता था, राम प्रसाद ने आग के पास रखा और धीरे धीरे लाठी की सतह पर कुछ उभरता हुआ नजर आया। एक सूक्ष्म चिरान और एक छोटा सा चिन्ह, ठीक उस तरह जैसा उसकी मां ने बताया था। राम प्रसाद की आंखों में लज्जा और राहत का मिश्रित भाव था। पर सेठ ने ठहाका लगाया और कहा, किसी भी लकड़ी पर आग के पास ये निशान आ सकते हैं, इसका अर्थ कुछ नहीं है। अंतिम परीक्षण मिट्टी का था। बीरबल ने पास के बगीचे से थोड़ी मिट्टी ली और लाठी का तल उससे भरकर थोड़ा गाड़ दिया। बहुत गहरा नहीं, पर इतना कि कुछ घंटे बाद मिट्टी निकाली जाए तो उसमें कुछ पुराना छुपा हुआ नजर आ सके। सब कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया। पर इस बार बीरबल ने एक और चतुर योजना जोड़ी। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को दरबार में बुलाया था, जिन्हें राम प्रसाद का परिवार बचपन से जानता था, पर वे बहुत शर्मीले थे और सीधे बोलना पसंद नहीं करते थे। बीरबल ने इन बुजुर्गों की आंखों को देखकर समझ लिया कि वे किसी तरह के दबाव में हैं। वो चाहता था कि वे खुलकर बोले पर डर रहे थे। तब उसने अपने अंदाज में धीरे से कहा, बुजुर्गों, आप लोग सिर्फ घटना के बयान नहीं दे रहे, आप उस संस्कृति की आत्मा को भी जानते हो। जरा बताइए, क्या कोई ऐसे पुराने संस्कार हैं जिनसे असली मालिक का पता लगता है? एक बुजुर्ग ने धीमी लेकिन मजबूती से आवाज निकाली, हमारे गांव में पुरानी चीजों पर कुछ खास तरह की गांठ बांधी जाती थी। वे गांठ किसी परिवार की निशानी होती थी। पर आज के सेठ जैसे लोग उन गांठों को देखकर भी कुछ नहीं कहते, वे तो केवल बड़े नक्शों को देखते हैं। उनकी बात सुनते ही बीरबल ने राम प्रसाद की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब जब मिट्टी निकाली जा चुकी है, देखिए कि लाठी की सतह पर वो गांठ कहीं उभरी तो नहीं। जब मिट्टी हटाई गई तो लाठी की सतह पर एक सूक्ष्म परंतु जानी पहचानी गांठ उभर आई, ठीक वैसे ही जैसी राम प्रसाद की मां ने बताई थी। बेशक न तो वो गांठ किसी नक्शे पर दर्ज थी और नहीं
किसी दस्तावेज में। ये तो परिवार की एक छोटी सी परंपरा थी जिसे सिर्फ परिवार ही पहचान सकता था। दरबार में खामोशी छा गई। तभी सेठ ने जोर से कहा, यह तो धराना है, ये सब नकली नुमाइश है। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, परख के आरंभ से अंत तक यही सूचित होता है कि लाठी में कुछ ऐसा है जो सिर्फ पर्दे के पीछे छिपा हुआ सच्चा मालिक पहचान सकता है। सेठ की हर बात अब कमजोर होती जा रही थी, पर वो हार नहीं मानना चाहता था। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि वे कुछ गवाहों को बुलाकर दिखाएं जो उसके खरीदारी के दस्तावेजों की पुष्टि कर सके। गवाह भी बुलाए गए, पर बीरबल ने उन्हें बहुतेरे सवालों के जाल में फंसा दिया। क्या आपने उस लाठी की गांठ कभी जांची? क्या आपने कभी उसके पानी में डालने पर निकली आवाज सुनी? क्या आप वो चिरान पहचानते हैं जो आग पर उभरी? गवाहों ने असमंजस में कहा कि उन्होंने केवल कागज देखे थे और कभी लाठी को हाथ नहीं लगाकर देखा ही नहीं। बीरबल ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर यह साबित हो गया कि कागज से ज्यादा अहमियत उस चीज की पारिवारिक पहचान को है जो आंखों से दिखे और दिल से समझी जाए। पर सेठ ने हिम्मत न हारी। उसने कहा, यदि लाठी का असली मालिक ये युवा है तो क्यों न हम उसे किसी कठिन परख से गुजारे? सबने कहा, क्या परख? सेठ ने तुरंत कहा, हम एक पुराने उत्सव की परख कराते हैं। हमारे गांव में जो भी व्यक्ति किसी वस्तु का असली मालिक होता है वो उसे 3 अलग अलग तरीकों से बांध कर दिखा सकता है। एक गांठ क्षमा की तरह, एक गांठ बाजार की तरह और एक गांठ त्योहार की तरह। अगर ये नवयुवक वो तीनों गांठ बांध कर दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि वो असली मालिक है। दरबार में लोगों ने सोचा कि ये तो ठीक है, पर बीरबल ने सोचा कि ऐसा कर लेने पर सेठ की चाल पकड़ में आ सकती है। उसने कहा, ठीक है, ये परख भी चल सकती है, पर हमें शर्तें साफ रखनी चाहिए। केवल बयान से नहीं, असली कार्य से पहचानना होगा। राम प्रसाद ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वो काम कर सकता हूं, पर मुझे अपने परिवार की यादें चाहिए, केवल 3 गांठों की तरह, वो गांठें जो हमारी संस्कृति में हमेशा से चली आई है। बीरबल और अकबर दोनों ने सहमति दी और शर्त यह रखी गई कि राम प्रसाद को समय दिया जाएगा और वो बिना किसी बाह्य रूप से संकेत के तीनों गांठ बांध कर दिखाएगा। राम प्रसाद के चेहरे पर अनिश्चितता और दृढ़ता का मिलाजुला भाव था, पर वो जानता था कि उसकी आखिरी उम्मीद यही है। उसने गांव के एक बुजुर्ग से थोड़ी सी मदद ली, पर बुजुर्ग केवल उसे दूर से देखकर मुस्कुराए। ऐसा लगा मानो वे कह रहे हों, बेटे, तुम्हारा काम तुम्हें करना है। जैसे ही राम प्रसाद ने पहला गांठ बांधा, वो गांठ किसी आम गांठ से अलग थी। उस गांठ में एक तरह की व्याकुलता छुपी थी जो केवल उसके परिवार के लोग समझ पाते थे। दूसरा गांठ उसने बांधा, ये गांठ तेज और फुर्तीली थी, ठीक वैसे जैसे बाजार में काम करने वाले करते थे, छोटा कुशल और व्यावहारिक। तीसरी गांठ वो बड़ी सावधानी से बांध रहा था। ये गांठ त्योहार की तरह रंगीन परंतु संवेदनशील थी। जब वो तीनों गांठ बांधकर सबके सामने रख दिया तो बीरबल की आंखों में खुश मसल बाहर आ गई। उसने जहां देखा वहां पर हर गांठ में वही पुराना नजरा था जो राम प्रसाद के परिवार में चलता आया था। सेठ की नीयत अब पूरी तरह नाखुश थी। उसने कहा, यह तो धोखा है, कोई भी गांठ बांध सकता है। बीरबल ने बड़े सहज तरीके से कहा, तो फिर एक अंतिम परख रखी जाए। वो लाठी जिसे आपने आज बहस के लिए रखा है, उसे हम गांव की उस पुरानी रीत के अनुसार बांध कर देखें, पर उसमें जाने वाली नमी, आग और मिट्टी के प्रतीक तथा उस गांठ की आत्मा को हम मिलाकर देखें। वहां जो असली मालिक होगा वो लाठी से जुड़ी गाथा, गंध और ध्वनि सब कुछ पहचान लेगा। सबने सोचा कि अब तो मामला लगभग खत्म सा हो गया है, पर बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच का पराक्रम तब दिखता है जब वो खुद को किसी चालाकी के समक्ष नहीं बल्कि एक सच्चे दिल के समक्ष प्रकट करे। अंततः दरबार ने फैसला किया, लाठी राम प्रसाद को दी जाए, पर सेठ को चेतावनी मिले कि वो भविष्य में
किसी गरीब का शोषण न करे। सेठ ने क्रोधित होकर कहा, मैं न्याय का अपमान नहीं सहूंगा। पर अकबर की आंखें सख्त थी और बीरबल की मुस्कान में अब एक तरह की विजय की ठहराव था। कुछ ही दिनों बाद गांव में सम्मान और रीति रिवाज के साथ राम प्रसाद को उसकी लाठी लौटाई गई और पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। लोग कहते हैं कि जिसने इस लाठी को बचा रखा उसने अपनी इज्जत और परंपरा भी बचा ली। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने दरबार के निर्णय के बाद एक छोटी सी बात और कही जो सुनने वालों के दिलों में गूंज गई। उसने कहा, महाराज, ये लाठी न केवल एक लकड़ी की छड़ी है बल्कि ये विश्वास का प्रतीक है। जब तक किसी समाज में ऐसे प्रतीक बचेंगे तब तक उसकी आत्मा जिंदा रहेगी। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल कागज पर लिखा नहीं जाता, वो उस भावना में लिखा जाता है जिसे हम पहचानते हैं। समय के साथ राम प्रसाद की लाठी उस गांव की कहानियों में बदल गई। बच्चे उसे लेकर खेलते, बूढ़े उससे सीख लेते और नौजवान उसे देखकर समझते कि असली ताकत केवल धन में नहीं पर अपनी जड़ों को बचाने की हिम्मत में भी होती है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव के लोगों को सहायता देने का निर्णय लिया। कुछ इस तरह से कि उसकी शान वापस आ सके, पर उसका घमंड कम हो गया। बीरबल और अकबर ने उस गांव को स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ उपहार दिए, पर सबसे बड़ा उपहार तो राम प्रसाद की आत्मा को मिला, सच्चाई की जीत का संतोष। वर्षों बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वो इस निष्कर्ष से संतुष्ट है, बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, महाराज, न्याय की परख मुश्किल जरूर होती है पर असंभव नहीं। बस हमें उनके दिलों की बात सुननी चाहिए जो सच्चाई के साथ जीते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, जो अपने पास लाठी लिए घूमता है उसे ताकत मिली होती है, पर जो अपनी जड़ों को पहचानता है वही वास्तव में अमीर है। और इस तरह वो कहानी जिसकी लाठी जिसकी गई गांव के हर घर में, महल के हर आंगन में और लोगों की जुबानों पर गीत बनकर घूमती रही। हर बार जब कोई सोचता कि ताकत केवल हाथ में होने वाली चीज है तो वो राम प्रसाद की लाठी की कहानी याद आता और लोग समझते कि असली मजबूती त्योहार और गांठों में बसती है। वे छोटी छोटी परंपराएं जो एक समाज को जोड़ती है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने वो संदेश दे दिया कि सच्चा अधिकार केवल दिखावे से नहीं बल्कि स्थायी विश्वास और सेवा से बनता है। अकबर के दरबार से लौटकर राम प्रसाद जब अपने गांव पहुंचा तो स्वागत की धौलटगो की गूंज से गांव सराबोर रहा था। लोग उसकी भूर भूर तारीफ कर रहे थे, बच्चे उसकी लाठी को खेल खेल में घुमा रहे थे और बूढ़े कहानियां गढ़ रहे थे। पर राम प्रसाद के दिल में एक अजीब सी हल्की बेचैनी थी। लाठी वापस मिलना गर्व की बात थी, पर उस लौटे हुए गर्व के साथ जिम्मेदारियों की भी एक भारी हिम्मत जुड़ गई थी। उसने अनुभव किया कि अब वो न केवल अपनी पीढ़ी का संरक्षक है बल्कि गांव के उन छोटे छोटे रिवाजों का भी दायित्व उठाए हुए है जिन पर लोगों का विश्वास बैठा था। कुछ हफ्तों के भीतर राम प्रसाद ने गांव में नई पहलें आरंभ की। उसने बुजुर्गों की बातें लिखा, बच्चों को गांव की परंपराएं सिखाई और त्योहारों में वही पुराने रीति रिवाज दोबारा चलाए। लोगों की नजर में वो अब सिर्फ एक आम युवा नहीं रहा, वो सम्मान की मिसाल बन चुका था। पर जैसे जैसे सम्मान बढ़ा वैसे वैसे कुछ लोग जलन और शंका में घुलने लगे। सेठ, जिसकी उसी लाठी को लेकर अकबर के दरबार में मजबूरी हुई थी, गांव के कुछ किनारों पर अब भी अपनी निगाह रखता था। उसने सोचा कि राम प्रसाद की बढ़ती लोकप्रियता उसके हितों के विपरीत जा रही है। वो चाह रहा था कि किसी तरह राम प्रसाद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे ताकि स्वयं की पुरानी सत्ता वापस मिल सके। एक शाम गांव में एक अजनबी आया। उसकी पोशाक साधारण थी, पर आंखों में कुछ गहरी थकावट और लबों पर ऐसी नर्म मुस्कान थी जो किसी भारी अनुभव की गवाही दे रही थी। उसने कहा कि वह एक यात्री साधु है और रास्ते में भटकते हुए सुना
कि इस गांव में एक लाठी है जो लोगों के दिलों में जड़ी हुई परंपरा का प्रतीक बन चुकी है। साधु ने विनम्रता से पूछा कि क्या वो उस लाठी को देख सकता है। राम प्रसाद ने परिचय देते हुए कहा कि लाठी गांव की विरासत है और वह उसे आदर से रखता है, पर सहजता में उसने साधु को आने दिया। साधु ने लाठी को हाथ से छुआ, उसके पास कान लगाया और कुछ देर कुछ सुनता रहा, जैसे वो लकड़ी की गूंज में किसी आवाज को ढूंढ रहा हो। सब लोगों को यह हास्यास्पद लगा, पर साधु ने एक दिन के भीतर ही गांव में एक किस्से सा सन्नाटा फैला दिया। उसने कहा, जिस वस्तु में समाज की आत्मा बसी हो उसे सिर्फ हाथ से पहचानना काफी नहीं, कभी कभी समय, मौसम और नियत से भी परखना पड़ता है। इस लाठी के साथ कोई पुराना राज जुड़ा हुआ है, ऐसे राज जिन्हें समझने के लिए धैर्य चाहिए। साधु की बातों में वैसी विलक्षणता थी कि गांव वाले अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो गए। पर जिन लोगों की नीयत साफ थी वे समझ रहे थे कि ये सब किसे लाभ पहुंचाएगा। पर सेठ, जिसने कई बार झूठ की राह पकड़ी थी, उसने सोचा कि यदि वह कुछ चाल चले तो साधु की बातें बहाने बनकर राम प्रसाद की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती है। उसने गांव के कुछ भड़काऊ लोगों को अपने पाले में लाया और धीरे धीरे माहौल गर्म करने लगा। कहा जाने लगा कि लाठी में कोई अजीब शक्ति है जो भी उसके पास आए उसे अपनी बुरी किस्मत दे देगी। शहर से आने वाले कुछ अनजाने यात्रियों ने इन अफवाहों को हवा दी और कुछ दिनों में गांव की शांति में फिजूल की खटपट आने लगी। राम प्रसाद ने ऐसे अफवाहों को अनदेखा करने की कोशिश की, पर लोगों के बीच भय घुलता गया। बच्चे रात में डर कर रोते, महिलाएं अपनी छतरियां लकड़ी के नीचे रखकर सोती और खेतों में काम करने वाले लोग भी सतर्क रहने लगे। एक रात जब सितारे कम और हवा ज्यादा तेज चल रही थी, गांव के एक बुजुर्ग ने राम प्रसाद को बुलाया और कहा, बेटा, हमें समझना होगा, लाठी हमारे गर्व की निशानी है, पर यदि लोग डर रहे हैं तो न केवल हमारी प्रतिष्ठा को खतरा है, बल्कि हमारे बच्चों का भविष्य भी दांव पर है। राम प्रसाद ने समझा कि यह केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि सामुदायिक अशांति की जड़ है। उसने सोचा कि सच्चाई और धैर्य से काम लेना ही बेहतर है, पर उसके भीतर भी एक सवाल था, क्या किसी चीज का सम्मान इतना भौतिक होना चाहिए कि लोग उससे भयभीत हो जाए? अगले दिन राम प्रसाद ने बीरबल को पत्र लिखा। उसने दरबार के बुद्धिमान सलाहकार से मदद मांगी। बीरबल ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, यह समस्या शायद किसी चालाक की एक योजना है। उसने तुरंत अकबर को भी खबर दी और महाराज ने निर्देश दिया कि कोई भी विलुप्तीकरण या कठोर दंड के बिना मामले की तहकीकात होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल गांव पहुंचा। उसने गांव के लोगों को जमा किया और धैर्य से सबकी बातें सुनी। उसने वहां सेठ की मौजूदगी और उसके साथ के लोगों की चाल को भी ध्यानपूर्वक नापा। बीरबल ने शांति बनाए रखकर कहा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा, भय का नहीं। सच्चाई की रोशनी से छिपे हुए भ्रम स्वतः नष्ट हो जाते हैं। लाठी को बचा रखा, उसने अपनी इज्जत और परंपरा भी बचा ली। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने दरबार के निर्णय के बाद एक छोटी सी बात और कही जो सुनने वालों के दिलों में गूंज गई। उसने कहा, महाराज, ये लाठी न केवल एक लकड़ी की छड़ी है, बल्कि ये विश्वास का प्रतीक है। जब तक किसी समाज में ऐसे प्रतीक बचेंगे, तब तक उसकी आत्मा जिंदा रहेगी। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल कागज पर लिखा नहीं जाता, वो उस भावना में लिखा जाता है जिसे हम पहचानते हैं। समय के साथ राम प्रसाद की लाठी उस गांव की कहानियों में बदल गई। बच्चे उसे लेकर खेलते, बूढ़े उससे सीख लेते और नौजवान उसे देखकर समझते कि असली ताकत केवल धन में नहीं, पर अपनी जड़ों को बचाने की हिम्मत में भी होती है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव के लोगों को सहायता देने का निर्णय लिया। कुछ इस तरह से कि उसकी शान वापस आ सके, पर उसका घमंड कम हो गया। बीरबल और अकबर ने उस गांव को स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ उपहार दिए, पर सबसे बड़ा उपहार तो राम प्रसाद की आत्मा को मिला।
सच्चाई की जीत का संतोष। वर्षों बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वो इस निष्कर्ष से संतुष्ट है, बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, महाराज, न्याय की परख मुश्किल जरूर होती है पर असंभव नहीं। बस हमें उनके दिलों की बात सुननी चाहिए जो सच्चाई के साथ जीते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। जो अपने पास लाठी लिए घूमता है उसे ताकत मिली होती है, पर जो अपनी जड़ों को पहचानता है वही वास्तव में अमीर है। और इस तरह वो कहानी जिसकी लाठी जिसकी गई गांव के हर घर में, महल के हर आंगन में और लोगों की जुबानों पर गीत बनकर घूमती रही। हर बार जब कोई सोचता कि ताकत केवल हाथ में होने वाली चीज है, तो वो राम प्रसाद की लाठी की कहानी याद आता और लोग समझते कि असली मजबूती त्योहार और गांठों में बसती है। वे छोटी छोटी परंपराएं जो एक समाज को जोड़ती है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने वो संदेश दे दिया कि सच्चा अधिकार केवल दिखावे से नहीं बल्कि स्थायी विश्वास और सेवा से बनता है। अकबर के दरबार से लौटकर राम प्रसाद जब अपने गांव पहुंचा तो स्वागत की धोलडगो की गूंज से गांव सराबोर रहा था। लोग उसकी भूर भूर तारीफ कर रहे थे, बच्चे उसकी लाठी को खेल खेल में घुमा रहे थे और बूढ़े कहानियां गढ़ रहे थे। पर राम प्रसाद के दिल में एक अजीब सी हल्की बेचैनी थी। लाठी वापस मिलना गर्व की बात थी, पर उस लौटे हुए गर्व के साथ जिम्मेदारियों की भी एक भारी हिम्मत जुड़ गई थी। उसने अनुभव किया कि अब वो न केवल अपनी पीढ़ी का संरक्षक है बल्कि गांव के उन छोटे छोटे रिवाजों का भी दायित्व उठाए हुए है जिन पर लोगों का विश्वास बैठा था। कुछ हफ्तों के भीतर राम प्रसाद ने गांव में नई पहले आरंभ की। उसने बुजुर्गों की बातें लिखा, बच्चों को गांव की परंपराएं सिखाई और त्योहारों में वही पुराने रीति रिवाज दोबारा चलाए। लोगों की नजर में वो अब सिर्फ एक आम युवा नहीं रहा, वो सम्मान की मिसाल बन चुका था। पर जैसे जैसे सम्मान बढ़ा वैसे वैसे कुछ लोग जलन और शंका में घुलने लगे। सेठ, जिसकी उसी लाठी को लेकर अकबर के दरबार में मजबूरी हुई थी, गांव के कुछ किनारों पर अब भी अपनी निगाह रखता था। उसने सोचा कि राम प्रसाद की बढ़ती लोकप्रियता उसके हितों के विपरीत जा रही है। वो चाह रहा था कि किसी तरह राम प्रसाद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे ताकि स्वयं की पुरानी सत्ता वापस मिल सके। एक शाम गांव में एक अजनबी आया। उसकी पोशाक साधारण थी, पर आंखों में कुछ गहरी थकावट और लबों पर ऐसी नर्म मुस्कान थी जो किसी भारी अनुभव की गवाही दे रही थी। उसने कहा कि वह एक यात्री साधु है और रास्ते में भटकते हुए सुना कि इस गांव में एक लाठी है जो लोगों के दिलों में जड़ी हुई परंपरा का प्रतीक बन चुकी है। साधु ने विनम्रता से पूछा कि क्या वो उस लाठी को देख सकता है। राम प्रसाद ने परिचय देते हुए कहा कि लाठी गांव की विरासत है और वह उसे आदर से रखता है, पर सहजता में उसने साधु को आने दिया। साधु ने लाठी को हाथ से छुआ, उसके पास कान लगाया और कुछ देर कुछ सुनता रहा, जैसे वो लकड़ी की गूंज में किसी आवाज को ढूंढ रहा हो। सब लोगों को यह हास्यास्पद लगा, पर साधु ने एक दिन के भीतर ही गांव में एक किस्से सा सन्नाटा फैला दिया। उसने कहा, जिस वस्तु में समाज की आत्मा बसी हो उसे सिर्फ हाथ से पहचानना काफी नहीं, कभी कभी समय, मौसम और नियत से भी परखना पड़ता है। इस लाठी के साथ कोई पुराना राज जुड़ा हुआ है, ऐसे राज जिन्हें समझने के लिए धैर्य चाहिए। साधु की बातों में वैसी विलक्षणता थी कि गांव वाले अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो गए। पर जिन लोगों की नीयत साफ थी वे समझ रहे थे कि ये सब किसे लाभ पहुंचाएगा। पर सेठ, जिसने कई बार झूठ की राह पकड़ी थी, उसने सोचा कि यदि वह कुछ चाल चले तो साधु की बातें बहाने बनकर राम प्रसाद की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती है। उसने गांव के कुछ भड़काऊ लोगों को अपने पाले में लाया और धीरे धीरे माहौल गर्म करने लगा। कहा जाने लगा कि लाठी में कोई अजीब शक्ति है जो भी उसके पास आए उसे अपनी बुरी किस्मत दे देगी। शहर से आने वाले कुछ अनजाने यात्रियों ने इन अफवाहों को हवा दी और कुछ दिनों में गांव की शांति में फिजूल की खटपट आने लगी।
राम प्रसाद ने ऐसे अफवाहों को अनदेखा करने की कोशिश की, पर लोगों के बीच भय घुलता गया। बच्चे रात में डर कर रोते, महिलाएं अपनी छतरियां लकड़ी के नीचे रखकर सोती और खेतों में काम करने वाले लोग भी सतर्क रहने लगे। एक रात जब सितारे कम और हवा ज्यादा तेज चल रही थी, गांव के एक बुजुर्ग ने राम प्रसाद को बुलाया और कहा, बेटा, हमें समझना होगा, लाठी हमारे गर्व की निशानी है, पर यदि लोग डर रहे हैं तो न केवल हमारी प्रतिष्ठा को खतरा है, बल्कि हमारे बच्चों का भविष्य भी दांव पर है। राम प्रसाद ने समझा कि यह केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि सामुदायिक अशांति की जड़ है। उसने सोचा कि सच्चाई और धैर्य से काम लेना ही बेहतर है, पर उसके भीतर भी एक सवाल था, क्या किसी चीज का सम्मान इतना भौतिक होना चाहिए कि लोग उससे भयभीत हो जाएं? अगले दिन राम प्रसाद ने बीरबल को पत्र लिखा। उसने दरबार के बुद्धिमान सलाहकार से मदद मांगी। बीरबल ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, यह समस्या शायद किसी चालाक की एक योजना है। उसने तुरंत अकबर को भी खबर दी और महाराज ने निर्देश दिया कि कोई भी विलुप्तीकरण या कठोर दंड के बिना मामले की तहकीकात होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल गांव पहुंचा। उसने गांव के लोगों को जमा किया और धैर्य से सबकी बातें सुनी। उसने वहां सेठ की मौजूदगी और उसके साथ के लोगों की चाल को भी ध्यानपूर्वक नापा। बीरबल ने शांति बनाए रखकर कहा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा, भय का नहीं। सच्चाई की रोशनी से छिपे हुए भ्रम स्वतः नष्ट हो जाते हैं। बीच में बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने सुझाव दिया कि लाठी को सार्वजनिक रूप से गांव के बीच मैदान में रखा जाए और 3 दिन तक वहां पर रखकर लोग अपनी अपनी व्याख्याएं दें, पर एक शर्त रखी कि कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाएगा। जो भी बोलेगा उसे साबित करने के लिए ठोस काम करना होगा। गांव वाले पहले निश्चिंत नहीं थे, पर बीरबल की बातों में एक भरोसा था और उसको ही मानकर सब राजी हो गए। पर सेठ और उसके साथी इस सार्वजनिक परख से बचना चाहते थे। उन्हें डर था कि उनकी साजिश उजागर हो जाएगी। उन्होंने गांव के कुछ नासमझ युवकों को उकसाया और बोले कि यदि सार्वजनिक परख हो तो वे रात में जाकर लाठी को हटाकर कहीं और फेंक देंगे, ताकि सुबह जब सब उठें तो हंगामा मच जाए। पर बीरबल ने यह सब पहले से भांप लिया था। उसने गांव के कुछ जवानों और बुजुर्गों को रात में पहरा देने के लिए कह दिया था और स्वयं भी वहां रुक गया। रात गहरी थी, पर गांव की चौपाल में रोशनी और उत्साह था। कुछ लोग डर के साथ आए, कुछ उत्सुकता लिए और कुछ ने अपने पुराने गीत और कहानियां सुनाने के लिए वहां अपने पुराने वस्त्र पहनकर आए। आधी रात को कुछ हलचल हुई। वे युवक जो सेठ के कहने पर आए थे, लाठी को छिपाने की सुध लेते हुए निकले, पर उन्हें बीरबल के सूक्ष्म जाल ने पकड़ लिया। रास्ते में उन्हें बुजुर्गों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें प्यार से समझाया और उनका मन बदल दिया। युवक थमे, शर्मिंदगी से भरकर लौटे और अपने किए पर पछताने लगे। इस बार गांव ने स्वयं को बचाया, केवल दंड से नहीं बल्कि समझाइश और प्रेम से। सुबह हुई और मैदान में एक बड़ी सभा लगी। लोग चलकर आए और लाठी के पास बैठ गए। बीरबल ने कहा, अब हम सुनेंगे, पर हर परख का अंत एक कर्म से होगा। जो इस लाठी के साथ सहानुभूति और सम्मान से जुड़ेगा, वही इसे अपने पास रखेगा, पर वो इसे किसी भी तरह के भय के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले कुछ लोग डर की बातों को दोहराने लगे, पर धीरे धीरे कथा की दिशा बदल गई। जो लोग पहले अफवाहें फैला रहे थे, वे अब अपनी आंखों में शर्म लिए चुप बैठे। तभी एक छोटी लड़की उठ खड़ी हुई। उसका नाम मीना था। उसकी आंखों में मासूमियत और मुंह पर दृढ़ता थी। उसने कहा कि वो अपनी दादी के लोरी सुनाया करती थी और उन लोरियों में हर बार लाठी का जिक्र आता था, पर वो कभी नहीं डरती थी। हमेशा उस लाठी में आशा देखती थी। उसके सरल शब्दों ने एक प्रकार की सच्चाई सबके सामने रख दी कि लाठी डर की वस्तु नहीं, याद की चीज है। मीना की बात ने माहौल बदल दिया। लोगों के चेहरे खुलने लगे और शौक से ये चर्चा चल पड़ी कि किस तरह
वे अपने रीति रिवाजों को आधुनिक जीवन के अनुरूप बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। बीरबल ने आंखों में प्रशंसा लिए कहा, देखो, सच्चाई हमसे सरल शब्दों में ही मिलती है। पर एक चीज और उजागर हुई। गांव में असबित कुछ महिलाओं ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सेठ के लोग उनके खेतों में रात को आकर कुछ जुगाड़ कर गए थे ताकि लोग संदेह में पड़े। ये बात सुनकर गांव में एक हलचल मची और सेठ की असल सूरत धीरे धीरे सामने आने लगी। अकबर के भेजे गए कुछ भरोसेमंद लोगों ने जांच की और पाया कि सेठ के कुछ कर्मचारियों ने सचमुच बरसात के समय गांव के निचले हिस्सों में फेंके गए कुछ सामानों को उठाकर अजनबियों को दिखाकर अफवाह फैला दी थी। जब ये बात सामने आई तो गांव ने मिलकर निर्णय लिया कि सेठ का सामना खुले दिल से किया जाए। सेठ को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि वे क्यों लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे हैं। पहले वो झूठ बोलने की कोशिश करता रहा, पर जब बीरबल ने उसकी नाक के नीचे प्रमाण रख दिए तो उसकी सारी रंगीनी फूट पड़ी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी सत्ता और धन की रक्षा के लिए ये सब किया, पर उससे भी बढ़कर वो ये मानने लगा कि उसका काम गलत था। और धीरे धीरे लोगों की समझाइश ने उसे शर्मिंदा कर दिया। राम प्रसाद ने नफरत के हाथों से बाहर आकर कहा, हमें अब न्याय के कठोर तरीके नहीं बल्कि सुधरने का मौका भी देना चाहिए। लोगों का मन विभाजित हुआ, पर बीरबल ने सुझाया कि सेठ को गांव के सार्वजनिक कामों में लगाकर उसका आत्म परीक्षण कराया जाए। उसे गांव के कुएं की मरम्मत करनी होगी, अनाज बंटवारे में सहभागिता करनी होगी और मजदूरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना होगा। सेठ ने यह सब मान लिया, पर अंततः उसे गुस्सा और अहंकार दोनों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी बुराइयां कम होने लगी, क्योंकि उसे अब समाज की नजरों में अपनी साख बचानी थी। समय बीतने के साथ गांव में शांति लौट आई। लाठी अब बच्चों के खेल का हिस्सा बन चुकी थी। मेलों में उसकी जगह थी और त्योहारों में उसकी एक खास रस्म बन गई, पर उसका अर्थ बदल गया था। अब वो भय की वस्तु नहीं रही। बीरबल ने गांव में एक छोटी सी पुस्तक लिखवाई जिसमें गांव की पुरानी कहानियां, रीति रिवाज और लाठी से जुड़ी यादें संजो कर रखी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझें कि वस्तुओं का सम्मान तभी सही है जब वे लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं। राम प्रसाद ने अपने आप को गांव के विकास में पूरी तरह लगा दिया। उसने स्कूल की दीवारों पर पुराने गीतों के बोल लिखवाए, बच्चों को त्योहारों में हिस्सा लेने को प्रेरित किया और हर रविवार को एक सभा रखी जहां गांव के बुजुर्ग अपनी बातें सुनाते। इस अभ्यास से गांव में फिर से विश्वास की डोर मजबूत हुई और लाठी का अर्थ भी संवेदनशीलता और सेवा बन गया। एक दिन बीरबल ने गांव में बड़े धीरज से बैठकर कहा, देखो बेटा, एक समय में केवल लकड़ी की एक टुकड़ी थी, पर उसकी साख और समझ हमारे समाज का हिस्सा बन गई। वस्तुओं का अधिकार केवल उनकी भौतिकता नहीं बताता, वो दिखाता है कि हम किस तरह दूसरों के लिए जीते हैं। राम प्रसाद ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सीखा कि प्रतिष्ठा केवल पाने की चीज नहीं बल्कि बांटने की भी चीज है। बीरबल ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा, और यही असली धरोहर है, वो जो दिल में बसी हो और कर्मों में उतर आई हो। समय के साथ सेठ ने भी अपनी राह बदली। उसने सार्वजनिक कामों का अनुभव करके आत्मालोचना सीखी और गांव के साथ मिलकर खेतों की सिंचाई के कुछ कामों में हाथ बंटाने लगा। लोग अब उसे धीरे धीरे स्वीकारने लगे, पर उसकी पुरानी चालाकियां उसकी यादों में बनी रहीं, ताकि भविष्य में कोई फिर ऐसी भूल न करे। और राम प्रसाद, वो अब अपनी लाठी को सिर्फ अपने ही लिए नहीं रखा, बल्कि वो उसे गांव के सामूहिक प्रतीक के रूप में रखता। त्योहारों में लाठी को सम्मानित करने का कार्य सब मिलकर करते। हर वर्ष उस दिन को लाठी पर्व के रूप में मनाने की परंपरा चली, जहां गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर पिछली गलतियों को याद कर सुधारने की प्रतिज्ञा की। सेठ ने सहजता से कहा, ये सब रूक रूक कर दिखा दे, मेरे पास सबूत है। पर बीरबल ने निश्चय किया हुआ स्वर में कहा, नहीं, आज हम सबको ये परख गांव के रीति रिवाजों के अनुसार करनी है। राम प्रसाद, तुम पहले पानी का परीक्षण करके दिखाओ। राम प्रसाद ने लाठी को झट से उठाया
और पास के तालाब की ओर दौड़ा। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। जब उसने लाठी को पानी में डाला तो लाठी से एक हल्की सी सिसकी सी निकली, एक तरह की हवा की तरंग, मानो किसी पुराने गीत की धुन। वही आवाज बीरबल की समझ में कुछ संकेत ले आई। बीरबल ने ध्यान से सुनकर कहा, इसकी आवाज कुछ पुरानी धुन की तरह है। ऐसा लगता है कि लाठी में कोई खोई हुई झनकार बसी है। पर सेठ ने कहा, यह केवल लकड़ी की बनावट है, मैं इसे कोई खास बात नहीं समझता। फिर अगला परीक्षण आग का हुआ। राम प्रसाद ने लाठी को छोटी सी आंच के पास रखा। आग का ताप ज्यादा नहीं था, बस एक हल्की सी ज्वाला, ताकि लकड़ी का रंग बदलकर कुछ चिन्ह उभर आए। लाठी के उस हिस्से को जो बार बार गांव के रीति रिवाज में प्रयोग होता था, राम प्रसाद ने आग के पास रखा और धीरे धीरे लाठी की सतह पर कुछ उभरता हुआ नजर आया। एक सूक्ष्म चिरान और एक छोटा सा चिन्ह, ठीक उस तरह जैसा उसकी मां ने बताया था। राम प्रसाद की आंखों में लज्जा और राहत का मिश्रित भाव था। पर सेठ ने ठहाका लगाया और कहा, किसी भी लकड़ी पर आग के पास ये निशान आ सकते हैं, इसका अर्थ कुछ नहीं है। अंतिम परीक्षण मिट्टी का था। बीरबल ने पास के बगीचे से थोड़ी मिट्टी ली और लाठी का तल उससे भरकर थोड़ा गाड़ दिया। बहुत गहरा नहीं, पर इतना कि कुछ घंटे बाद मिट्टी निकाली जाए तो उसमें कुछ पुराना छुपा हुआ नजर आ सके। सब कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया। पर इस बार बीरबल ने एक और चतुर योजना जोड़ी। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को दरबार में बुलाया था, जिन्हें राम प्रसाद का परिवार बचपन से जानता था, पर वे बहुत शर्मीले थे और सीधे बोलना पसंद नहीं करते थे। बीरबल ने इन बुजुर्गों की आंखों को देखकर समझ लिया कि वे किसी तरह के दबाव में हैं। वो चाहता था कि वे खुलकर बोले पर डर रहे थे। तब उसने अपने अंदाज में धीरे से कहा, बुजुर्गों, आप लोग सिर्फ घटना के बयान नहीं दे रहे, आप उस संस्कृति की आत्मा को भी जानते हो। जरा बताइए, क्या कोई ऐसे पुराने संस्कार है जिनसे असली मालिक का पता लगता है? एक बुजुर्ग ने धीमी लेकिन मजबूती से आवाज निकाली। हमारे गांव में पुरानी चीजों पर कुछ खास तरह की गांठ बांधी जाती थी। वे गांठ किसी परिवार की निशानी होती थी। पर आज के सेठ जैसे लोग उन गांठों को देखकर भी कुछ नहीं कहते। वे तो केवल बड़े नक्शों को देखते हैं। उनकी बात सुनते ही बीरबल ने राम प्रसाद की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब जब मिट्टी निकाली जा चुकी है, देखिए कि लाठी की सतह पर वो गांठ कहीं उभरी तो नहीं। जब मिट्टी हटाई गई तो लाठी की सतह पर एक सूक्ष्म परंतु जाने पहचानी गांठ उभर आई, ठीक वैसे ही जैसी राम प्रसाद की मां ने बताई थी। बेशक न तो वो गांठ किसी नक्शे पर दर्ज थी और न ही किसी दस्तावेज में। ये तो परिवार की एक छोटी सी परंपरा थी, जिसे सिर्फ परिवार ही पहचान सकता था। दरबार में खामोशी छा गई। तभी सेठ ने जोर से कहा, ये तो धराना है, ये सब नकली नुमाइश है। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, परख के आरंभ से अंत तक यही सूचित होता है कि लाठी में कुछ ऐसा है जो सिर्फ पर्दे के पीछे छिपा हुआ सच्चा मालिक पहचान सकता है। सेठ की हर बात अब कमजोर होती जा रही थी, पर वो हार नहीं मानना चाहता था। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि वे कुछ गवाहों को बुलाकर दिखाएं, जो उसके खरीदारी के दस्तावेजों की पुष्टि कर सके। गवाह भी बुलाए गए, पर बीरबल ने उन्हें बहुतेरे सवालों के जाल में फंसा दिया। क्या आपने उस लाठी की गांठ कभी जांची? क्या आपने कभी उसके पानी में डालने पर निकली आवाज सुनी? क्या आप वो चिरान पहचानते हैं जो आग पर उभरी? गवाहों ने असमंजस में कहा कि उन्होंने केवल कागज देखे थे और कभी लाठी को हाथ नहीं लगाकर देखा ही नहीं। बीरबल ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर यह साबित हो गया कि कागज से ज्यादा अहमियत उस चीज की पारिवारिक पहचान को है जो आंखों से दिखे और दिल से समझी जाए। पर सेठ ने हिम्मत न हारी। उसने कहा, यदि लाठी का असली मालिक ये युवा है तो क्यों न हम उसे किसी कठिन परख से गुजारे? सबने कहा, क्या परख? सेठ ने तुरंत कहा, हम एक पुराने उत्सव की परख कराते हैं। हमारे गांव में जो भी व्यक्ति किसी वस्तु का असली मालिक होता है,
वो उसे 3 अलग अलग तरीकों से बांध कर दिखा सकता है। एक गांठ क्षमा की तरह, एक गांठ बाजार की तरह और एक गांठ त्योहार की तरह। अगर ये नवयुवक वो तीनों गांठ बांध कर दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि वो असली मालिक है। दरबार में लोगों ने सोचा कि ये तो ठीक है, पर बीरबल ने सोचा कि ऐसा कर लेने पर सेठ की चाल पकड़ में आ सकती है। उसने कहा, ठीक है, ये परख भी चल सकती है, पर हमें शर्तें साफ रखनी चाहिए। केवल बयान से नहीं, असली कार्य से पहचानना होगा। राम प्रसाद ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वो काम कर सकता हूं, पर मुझे अपने परिवार की यादें चाहिए, केवल 3 गांठों की तरह, वो गांठें जो हमारी संस्कृति में हमेशा से चली आई है। बीरबल और अकबर दोनों ने सहमति दी और शर्त यह रखी गई कि राम प्रसाद को समय दिया जाएगा और वो बिना किसी बाह्य रूप से संकेत के तीनों गांठ बांध कर दिखाएगा। राम प्रसाद के चेहरे पर अनिश्चितता और दृढ़ता का मिलाजुला भाव था, पर वो जानता था कि उसकी आखिरी उम्मीद यही है। उसने गांव के एक बुजुर्ग से थोड़ी सी मदद ली, पर बुजुर्ग केवल उसे दूर से देखकर मुस्कुराए। ऐसा लगा मानो वे कह रहे हों, बेटे, तुम्हारा काम तुम्हें करना है। जैसे ही राम प्रसाद ने पहला गांठ बांधा, वो गांठ किसी आम गांठ से अलग थी। उस गांठ में एक तरह की व्याकुलता छुपी थी जो केवल उसके परिवार के लोग समझ पाते थे। दूसरा गांठ उसने बांधा। ये गांठ तेज और फुर्तीली थी, ठीक वैसे जैसे बाजार में काम करने वाले करते थे, छोटा, कुशल और व्यावहारिक। तीसरी गांठ वो बड़ी सावधानी से बांध रहा था। ये गांठ त्योहार की तरह रंगीन परंतु संवेदनशील थी। जब वो तीनों गांठ बांधकर सबके सामने रख दिया तो बीरबल की आंखों में खुश मसल बाहर आ गई। उसने जहां देखा वहां पर हर गांठ में वही पुराना नजरा था जो राम प्रसाद के परिवार में चलता आया था। सेठ की नीयत अब पूरी तरह नाखुश थी। उसने कहा, यह तो धोखा है, कोई भी गांठ बांध सकता है। बीरबल ने बड़े सहज तरीके से कहा, तो फिर एक अंतिम परख रखी जाए। वो लाठी जिसे आपने आज बहस के लिए रखा है, उसे हम गांव की उस पुरानी रीत के अनुसार बांध कर देखें, पर उसमें जाने वाली नमी, आग और मिट्टी के प्रतीक तथा उस गांठ की आत्मा को हम मिलाकर देखें। वहां जो असली मालिक होगा वो लाठी से जुड़ी गाथा, गंध और ध्वनि सब कुछ पहचान लेगा। सबने सोचा कि अब तो मामला लगभग खत्म सा हो गया है, पर बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच का पराक्रम तब दिखता है जब वो खुद को किसी चालाकी के समक्ष नहीं बल्कि एक सच्चे दिल के समक्ष प्रकट करे। अंततः दरबार ने फैसला किया, लाठी राम प्रसाद को दी जाए, पर सेठ को चेतावनी मिले कि वो भविष्य में किसी गरीब का शोषण न करे। सेठ ने क्रोधित होकर कहा, मैं न्याय का अपमान नहीं सहूंगा। पर अकबर की आंखें सख्त थी और बीरबल की मुस्कान में अब एक तरह की विजय की ठहराव था। कुछ ही दिनों बाद गांव में सम्मान और रीति रिवाज के साथ राम प्रसाद को उसकी लाठी लौटाई गई और पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। लोग कहते हैं कि जिसने इस लाठी को बचा रखा उसने अपनी इज्जत और परंपरा भी बचा ली। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने दरबार के निर्णय के बाद एक छोटी सी बात और कही जो सुनने वालों के दिलों में गूंज गई। उसने कहा, महाराज, ये लाठी न केवल एक लकड़ी की छड़ी है बल्कि ये विश्वास का प्रतीक है। जब तक किसी समाज में ऐसे प्रतीक बचेंगे तब तक उसकी आत्मा जिंदा रहेगी। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल कागज पर लिखा नहीं जाता, वो उस भावना में लिखा जाता है जिसे हम पहचानते हैं। समय के साथ राम प्रसाद की लाठी उस गांव की कहानियों में बदल गई। बच्चे उसे लेकर खेलते, बूढ़े उससे सीख लेते और नौजवान उसे देखकर समझते कि असली ताकत केवल